गुड इवनिंग, बैठिए प्लीज। ऑडियो बराबर आ रहा है ऑनलाइन बच्चों को? ऑडियो बराबर आ रहा है उसमें? हाँ, ऑनलाइन भी हो गया आप लोग? कौन कौन है? आ रहा है ऑडियो उसमें? चेक कर, चेक कर, आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है ना? ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। चलिए।
शुरू करते हैं। चलो वापस से कनेक्ट करते हैं। मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रहा था फ्लक्स के बारे में। मैंने आपसे बोला था कि जहां पर भी चार्ज का असर रहेगा वहां पे लाइन ऑफ फोर्स रहेंगी, और लाइन ऑफ फोर्स के रास्ते में अगर आप कोई सरफेस को रखेंगे तो उसके साथ एसोसिएटेड या उस सरफेस में से गुजरने वाली लाइंस की संख्या को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। ऐसा मैंने आपको बोला था। इसका हिसाब किताब करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले एलिमेंट्री एरिया का फ्लक्स निकालना हमने सीखा था, दैट वाज ईडीएस cos थीटा, वो तो हो गया था। लेकिन मुद्दे की बात ये थी कि हमारे सवालों के अंदर एलिमेंट्री एरिया थोड़ी ना होगा, हमारे सवाल में तो कंप्लीट सरफेस होगी, बोले उसका फ्लक्स निकालो। तो ध्यान दें, हमारे सवाल में सरफेस के नाम पे भी दो अलग अलग सरफेस हो सकती है, या तो प्लेन इंडिविजुअल सरफेस या तो क्लोज सरफेस, या तो प्लेन इंडिविजुअल सरफेस या क्लोज सरफेस। तो मैंने केस वन लिया था प्लेन इंडिविजुअल सरफेस के बारे में, उसका फॉर्मूला बन गया था ई ए cos थीटा या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। उसमें जो प्रोफाइल पॉसिबल है मैंने आपको बता दिए, या तो हम एंगल वगैरह सब देकर के आपसे फ्लक्स पूछेंगे वो आप कर ही लेंगे, कभी कभी वेक्टर फॉर्म में दे देंगे तो क्या डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, वो सब आंसर आ जाएगा। दूसरा केस हमने शुरू करना था क्लोज सरफेस, उसकी बातें आज का पूरा लेक्चर उसी के बारे में जानने वाला है। चले केस टू, क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस की बात चल रही थी, क्लोज सरफेस। ओके, ध्यान दीजिए क्लोज सरफेस वास्तव में क्या होता है। मान लीजिए, इमेजिन करो यहाँ से लाइंस आ रही है, ठीक है, इमेजिन करो ये प्लस दीवार है और ये मान लो माइनस दीवार है, लाइंस यूं आ रही है। क्या मेरे हाथ को क्लोज सरफेस मान सकते हैं ना? यस, क्लोज सरफेस का मतलब क्या? क्लोज्ड, चारों तरफ से बंद, क्या डब्बा है ना, तो मेरा हाथ क्या हो गया? डब्बा टाइप हो गया, यूं आ रही है। तो जरा देखिए कि जब लाइन ऑफ फोर्स के रास्ते में इसको रख दूंगा तो इस क्लोज सरफेस के साथ बहुत सारा सरफेस एरिया है ना, देखो इतना सारा सरफेस एरिया है। तो इस कंप्लीट सरफेस एरिया के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने का विचार देखते हैं क्या होगा। यार ये पूरे क्लोज सरफेस का तो मुझे आता नहीं है, तो मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लूंगा। क्या छोटे से एरिया एलिमेंट का फ्लक्स लेना मुझे आता है? यस। और उस छोटे से एरिया एलिमेंट के फ्लक्स को अगर मैं पूरी क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दूं, पूरी क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दूं, क्या नेट फ्लक्स आ जाएगा? यस। तो मुझे लगता है नेट फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं? देखो ना, छोटे से एरिया वेक्टर का क्या था? क्या ई डॉट डीएस। इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके लिए? पूरी क्लोज सरफेस, फॉर कंप्लीट क्लोज सरफेस। तो उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं? इस तरह से सर्कल मारते हैं। इस सर्कल का मतलब क्या हो गया? वी आर इंटीग्रेटिंग फॉर कंप्लीट क्लोज सरफेस, दैट्स व्हाई नेट फ्लक्स इज देयर। एक बात, नेट फ्लक्स बनाने का एक विचार और भी है, फाई वन, फाई टू, फाई थ्री प्लस डैश डैश डैश। जी हाँ, ध्यान दीजिए, मैथ्स में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंटीग्रेशन, एक होता है समेशन। दोनों ही जोड़ने के बारे में है ना, इंटीग्रेशन भी जोड़ना होता है और समेशन भी जोड़ना होता है। नहीं, फर्क है। फर्क क्या है ना, जब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स पता होते हैं कि 2 मेंबर है, 8 है, 10 है, 100 है, तो हम क्या करते हैं? समेशन। और जब मैंने नंबर ऑफ मेंबर्स ही नहीं पता होते तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो बच्चों, नेट फ्लक्स निकालने के आज के बाद दो विचार हैं। पहला विचार, या तो आप इंटीग्रेशन करेंगे या तो आप समेशन करेंगे। अब कब इंटीग्रेशन करेंगे, कब समेशन करेंगे, ये हम नहीं तय करेंगे, जो क्लोज सरफेस मुझे दिया जा रहा है उसको देख करके तय होगा। ये देखो, मान लीजिए एक मेरा क्लोज सरफेस ये है, तो मुझे इसमें अलग अलग इंडिविजुअल सरफेस पता नहीं लग रहे हैं, इसका फ्लक्स निकालने के लिए मैं क्या करना चाहूंगा? इंटीग्रेशन। क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, क्या अलग अलग 6 सरफेस दिख रहे हैं? अलग अलग 6 सरफेस, आ जाए, अलग अलग 6 सरफेस दिख रहे हैं, तो मैं हर सरफेस का अलग अलग फ्लक्स निकाल लूंगा। इसका अपना फाई वन, फाई टू, फाई थ्री निकाल लूंगा और क्या समेशन कर दूंगा। यस, इसका मतलब यस, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ क्लोज सरफेस यू आर हैविंग, अकॉर्डिंगली आप नेट फ्लक्स क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं और समेशन से भी कर सकते हैं। फिर आइए, ये क्लोज सरफेस, ऑब्वियसली नेट फ्लक्स निकालना है, क्या मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? यस। अगर ये क्लोज सरफेस है भाई, मुझे साफ साफ दिख रहा है इसमें 6 अलग अलग सरफेस है, तो मैं यहाँ इंटीग्रेशन नहीं करना चाहूंगा। अलग अलग 6 सरफेस का अपना अपना फाई वन, फाई टू, फाई थ्री, फाई सिक्स तक गिनूंगा, जोड़ दूंगा, क्या आंसर आ जाएगा? यस। मैंने वो बातें यहाँ लिखी है, परेशान नहीं होना है। अभी सवाल में एक एक बात का जवाब आपको दिख जाएगा, क्या है क्यों है। आज का पूरा लेक्चर फ्लक्स के बारे में ही जाएगा, सबको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सुने यार, क्लोज बॉडी के मामले में फ्लक्स भी दो प्रकार का होता है। कैसे? क्लोज बॉडी, लाइंस आ रही है, क्या यहाँ से लाइंस अंदर घुस रही हैं? इनकमिंग फ्लक्स। ओके, क्या यहाँ से लाइन बाहर निकल रही है? आउटगोइंग फ्लक्स। ध्यान दीजिए, क्लोज बॉडी के मामले में फ्लक्स दो प्रकार का होता है, वन इनकमिंग और दूसरा आउटगोइंग। और ध्यान दें, इनकमिंग फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव, इनकमिंग ऑलवेज नेगेटिव, और फ्लक्स आउटगोइंग ऑलवेज पॉजिटिव। और ध्यान दें, ऐसा कोई मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है, अभी मैं आपको सवालों में दिखाऊंगा
जब जब आप किसी क्लोज बॉडी का इनकमिंग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे अपने आप ही वो माइनस आएगा, मुझे माइनस नहीं लगाना, अपने आप ही कैलकुलेशन से वो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। और ऐसा एक सवाल की बात नहीं, तुम 50 सवाल करके देख लो, जब जब आप इनकमिंग फ्लक्स गिनेंगे निश्चित वो क्या आएगा, माइनस आएगा। इसलिए आज के बाद हमें याद करना चाहिए इनकमिंग फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव। जब जब आप आउटगोइंग फ्लक्स गिनेंगे, अब मैं दिखाऊंगा सवालों में, तो आप पाएंगे कि जब जब आउटगोइंग फ्लक्स आता है ना वो अपने आप ही क्या होता है, कैलकुलेशन से पॉजिटिव आता है। हर सवाल में आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव ही निकल के आता है, हमें याद करना चाहिए इनकमिंग ऑलवेज नेगेटिव, आउटगोइंग ऑलवेज पॉजिटिव। अब कोई बच्चा मेरे से यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि यार आप कह रहे हो कि वो कैलकुलेट करके अपने आप ही प्लस या माइनस आ जाएगा, तो फिर हम याद ही क्यों करें। हाँ, जब तुम खुद कैलकुलेशन करके उसको निकालोगे तो प्लस या माइनस आ जाएगा। लेकिन कई बार हम आपसे सवाल में आपको फ्लक्स प्रोवाइड करेंगे, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली प्लस माइनस में लगाना है। कैसे, मैं समझाता हूँ। एक क्लोज सरफेस में 50 लाइन एंटर कर रही है, 50 लाइन एंटर कर रही है, तो जब मैं सवाल शुरू करूंगा तो उसको 50 नहीं पकड़ूंगा मैं, क्या -50। और मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना क्लोज सर्फेस में -50 लाइन एंटर आ रही है, मतलब अजीब सा लगेगा वो तो। अगर मैं बोलूंगा क्लोज सर्फेस में -50 लाइन एंटर कर रही है तो बहुत ओड सा लगेगा ना, ऑकवर्ड लगेगा। तो मैं तो यही बोलूंगा 50 लाइन एंटर, तो बच्चा क्या समझा, क्लोज सर्फेस में 50 लाइन एंटर, अच्छा इनकमिंग, तुरंत उसको 50 नहीं पकड़ेगा, क्या पकड़ेगा, माइनस। क्लोज बॉडी में से 20 लाइन बाहर जा रही है, 20 या +20। तो ध्यान दें बच्चे, मैं फिर अपनी बात रिपीट कर दूं, जब जब आप इनकमिंग आउटगोइंग फ्लक्स जब आप खुद कैलकुलेट करोगे तो अपने आप ही वो प्लस माइनस बन के आ जाएगा। लेकिन जब हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो हिसाब शुरू करने के पहले आपको खुद तय करना है कि उसको प्लस माने कि माइनस माने, है ना। ये भी कर लेंगे। और ध्यान दें, जब हम क्लोज बॉडी में डील करते हैं, नॉर्मल एरिया वेक्टर, कल इंडिविजुअल सरफेस में एरिया वेक्टर कैसा था, नॉर्मल। यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल बोल के काम नहीं चलता, नॉर्मल एंड आउटवर्ड, यस। इंडिविजुअल सरफेस में क्या चल रहा था, नॉर्मल। यहां सिर्फ नॉर्मल नहीं बोलना, नॉर्मल एंड आउटवर्ड। मैं समझाता हूं कैसे, आइए मुझे बताइए, ये क्लोज सरफेस मेरे पास है, मुझे क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन की समेशन, समेशन यानी 6 सरफेस का अलग अलग फ्लक्स निकालूं। चलो, जब मैं इस प्लेन सरफेस का अलग से फ्लक्स निकालना चाहूंगा, मैं आपका फॉर्मूला पकड़ूंगा ई cos थीटा। जब मैं ई cos थीटा गिनूंगा इस सरफेस के लिए, एरिया वेक्टर कैसा होने वाला है, नॉर्मल तो होगा। बच्चा नॉर्मल दो हो सकता है ना, ये भी और ये भी। सोचो किसी बच्चे ने ये ले लिया और दूसरे ने ये ले लिया, आंसर में डिफरेंस आ जाएगा ना। कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए इसलिए क्या नियम सेट किया, नॉर्मल एंड आउटवर्ड। क्या बोल दो, नॉर्मल एंड डब्बा के बाहर, नॉर्मल एंड डब्बा के, आओ सेट करना सिखाता हूँ। नॉर्मल डब्बा के बाहर, नॉर्मल डब्बा के बाहर, नॉर्मल डब्बा के बाहर, नॉर्मल डब्बा के बाहर, नॉर्मल डब्बा के बाहर और नॉर्मल डब्बा के बाहर। नॉर्मल तो आप जानते हो ना, लेकिन डब्बा के अंदर नहीं जाना, डब्बा के बाहर एरिया वेक्टर। अभी सब सवालों में मैं दिखाऊंगा, एक बेस तैयार करके चल रहे हैं। कोई मेरे से यहाँ भी पूछ सकता है, बोले सर वो कल आप इंडिविजुअल सर्विस पढ़ रहे थे, वहां तो आप नॉर्मल बोले, वहां तो आप नहीं बोले आउटवर्ड या इनवर्ड। हाँ, मैं बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है इंडिविजुअल प्लेन सरफेस में अंदर या बाहर जगह ही नहीं होती है। आज मैं एक कागज आपको लगा दूं यहाँ, एक कागज में यहाँ लगा दूं, मैं जैसे कागज लगा दिया ना, शीट एकदम प्लेन सरफेस है ना, मैं आपसे पूछूंगा इसमें अंदर किधर है, इधर अंदर है, इधर अंदर है। आई थिंक उस कागज के मामले में इनसाइड या आउटसाइड या इनवर्ड या आउटवर्ड, वहां अंदर या बाहर कोई जगह है कि नहीं है, नहीं है ना। तो मैं इंडिविजुअल प्लेन सरफेस में जब डील कर रहा था तो वहां ना तो अंदर जगह होती है ना बाहर, अंदर बाहर कोई वहां पे हो ही नहीं सकता ना। ये कागज लगाया, मैं आपसे पूछा इसमें अंदर कहाँ है, इधर अंदर है कि इधर अंदर है, या अंदर या बाहर कुछ है ही नहीं, नहीं है ना। तो मैं वहां नॉर्मल बोला, क्या डब्बा में तो ये सब बाहर है और क्या ये अंदर है। तो डब्बा के मामले में, क्लोज बॉडी के मामले में क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल एंड डब्बा के बाहर, ये मैंने आपको दिखा दी। तो ये जानकारी थी किसके बारे में, क्लोज बॉडी का फ्लक्स मैनेज करने के बारे में जानकारी थी। इस जानकारी को एक क्वेश्चन के थ्रू और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आइए। एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस, सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस, ये देखिए एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस मेरे पास है और उसको मैंने एक फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है। ये देखिए मैंने उसको एक फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया। मुझे कहा जा रहा है कि सिलेंडर का फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स सिलेंडर, ये हमें निकालना। सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस, हमें कहा जा रहा है कि इसका फ्लक्स हमें निकालना है। छोटी छोटी बातें करते हैं, इसका आंसर जो है 0 रहेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन 0 में मेरा मन नहीं है, मुझे बातें करनी है आपसे, क्या करना है क्यों करना है वो सब देखना चाहिए। आइए छोटी छोटी बातों में नोटिस करेंगे। हाँ जी, क्लोज सरफेस है ना, मैं इसका फ्लक्स निकालना चाहता हूँ, मुझे गाइड करें, मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए, इंटीग्रेशन या समेशन, इंटीग्रेशन या समेशन, समेशन। आई थिंक इसमें 3 अलग अलग सरफेस है, सिलेंडर 1 2 और 3 अलग सरफेस को मैं क्या करना चाहूंगा, समेशन।
मान लीजिए सरफेस 1 ये है, 2 ये है, और मान लीजिए 3 है। दिख रहा है सब लोगों को? यस। अब अगर मैं 3 सरफेस मुझे दिख गई है, 3 है कि 4 है कि 6, 3 दिख गई है ना, मुझे तीनों का अपना अपना 5 1 5 2 5 3 गिन लेना चाहिए, फिर जोड़ लेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? ई ए cos थीटा। ई का डायरेक्शन तो इन्होंने दे रखा है, क्या एरिया वेक्टर हम लोग सेट कर लें? यस। एरिया वेक्टर क्या था? नॉर्मल एंड डब्बा के बाहर। आई थिंक एरिया 1 वेक्टर इस तरफ होगा, क्या एरिया 2 वेक्टर इस तरफ होगा, क्या एरिया 3 वेक्टर इस तरफ हो जाएगा? यस, डेफिनेटली हो जाएगा। नाउ तीनों अपने पास आ गए। नाउ इसमें और नोटिस करें हम लोग, अगर मान लेता हूं कि मैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर मान लेता हूं कितना, ए है। आओ शुरुआत करते हैं। 5 1 पहली सरफेस का फ्लक्स निकाले यार, यू नो ई cos थीटा। यहां पर ई की वैल्यू कितनी है? ई। एरिया 1 की वैल्यू कितनी है? ए। cos क्या 180? ऑब्वियसली आंसर इज माइनस ई। फ्लक्स 2 बनाएंगे तो ई ए और cos 0, क्या आंसर इज प्लस ई है। और फ्लक्स 3 बनाएंगे तो आप देख रहे हैं ई ए 3 और क्या cos 90 ना, क्या आंसर 0। तो मैंने आपकी मदद से तीनों सरफेस का अपना अपना फ्लक्स निकाल लिया। एक बार आंसर ले लेते हैं, फिर चर्चा शुरू करते हैं इस पे। हाँ, नेट फ्लक्स क्या वाकई में 0 आ रहा है? यस, तीनों का मैंने जोड़ लिया, नेट फ्लक्स आ गया 0। हाँ, इसमें नेट फ्लक्स 0 जरूर आया है, लेकिन अब जरा कुछ काम की बातें हो जाएं। सबसे पहली बात, लिख रहे हैं क्या? इसको लिख लो पहले, फिर मैं बोलता हूँ। एक बार इसको लिख लो ना। लिखा है सबने? चलिए, अब इस पे डिस्कशन शुरू करते हैं। इस सवाल के माध्यम से मुझे आपको बहुत सारे छोटे छोटे मैसेज देने हैं। पहली बात, क्या इस सवाल के माध्यम से हमने एरिया वेक्टर सेट करना सीखा है? यस, नॉर्मल डब्बा के बाहर, नॉर्मल डब्बा हो गया एक बात। दूसरी बात, इसमें आपने देखा है ना फ्लक्स 1, जरा फोटो देख के बताएंगे डब्बा में एंट्री कहां से हो रही है? सरफेस 1 से। तो देखो देखो, सरफेस 1 का फ्लक्स इनकमिंग हुआ ना, हमने कैलकुलेट किया, क्या वाकई में नेगेटिव आया हुआ है? यस। और ये अपने आप नेगेटिव आया, मैंने तो माइनस नहीं लगाया। तो ऐसा एक सवाल की बात नहीं है, आप 10 20 और सवाल करके देख लो। जब जब आप इनकमिंग फ्लक्स निकालोगे, वो अपने आप ही सोल्व होकर स्वतः ही कितना आ जाएगा? नेगेटिव। तो इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। सही बात है। ओके, लाइंस बाहर कहां से जा रही है? सरफेस 2 से ना। तो सरफेस 2 का फ्लक्स कैसा हो गया? आउटगोइंग ना। क्या मैंने कैलकुलेट किया तो पॉजिटिव आया है ना? यस। तो आप 10 20 और सवाल करके देख लो ना, अगर आउटगोइंग फ्लक्स सोल्व करोगे तो निश्चित अपने आप ही प्लस बन के आएगा। इसलिए बच्चों को सिखा दिया, इनकमिंग फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स ऑलवेज पॉजिटिव। तुम्हारी सरफेस 3 का फ्लक्स गणित से 0 आया क्योंकि एंगल 90 बन गया था। गणित रखो साइड में, कॉमन सेंस चलना चाहिए। हमें कॉमन सेंस से भी दिखता है कि सरफेस 3 का फ्लक्स 0 ही आएगा। कारण, आई थिंक फ्लक्स इज ऑल अबाउट आर पार। फ्लक्स इज ऑल अबाउट आर पार। फ्लक्स में किसको गिनते हैं? जो सरफेस के एक तरफ, सरफेस के आर पार हो, जो रेज, जो लाइन सरफेस के आर पार, मतलब एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ निकले। खुद कॉमन सेंस लगाओ। यस, फोटो रहा आपके सामने, बोलिए क्या सरफेस 1 से पासिंग हो रही है? फ्लक्स है। क्या सरफेस 2 से भी पासिंग हो रही है? फ्लक्स है। सरफेस 3 से पासिंग हो रही कि नहीं हो रही? नहीं हो रही। पासिंग वाला समझे ना, सरफेस के एक तरफ से घुसना, दूसरी तरफ से निकलना। समझ रहे हैं मेरी बात? यह तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 से पासिंग हो रही है, फ्लक्स है। 2 से भी पासिंग हो रही है, फ्लक्स है। और सरफेस 3 से पासिंग नहीं हो रही है, तो फ्लक्स होना भी नहीं चाहिए था। तो गणित भी मेरा सपोर्ट कर रहा है कि हाँ, सरफेस 3 का फ्लक्स कितना है? 0 है। सारे फ्लक्स हमारे सामने आ गए। नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0। इस सवाल का आंसर है 0, और आपने इतना काम करके बोला। मुझे आपको एक मैसेज हमेशा के लिए दे देना है कि क्लोज बॉडी का जो फ्लक्स है ना, वो केवल और केवल उसके अंदर बैठा हुआ चार्ज डिसाइड करता है। पता है, हमें इतना करना ही नहीं था। वास्तव में इस सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज वास्तव बोला नहीं है, तो हमें पहले ही पता होना चाहिए इसका फ्लक्स 0 आना चाहिए था। मैं फिर आपको बोल दूं, क्लोज बॉडी का मुझे एक मैसेज आपको देना है। क्लोज बॉडी का फ्लक्स पूरी तरह से केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है? अंदर बैठा हुआ चार्ज। बाहर क्या चार्ज था? बकवास। बाहर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड था? बकवास। काम की बात, अंदर कितना चार्ज था। अगर आपके अंदर चार्ज था तो फ्लक्स मिल जाएगा, अगर आपके अंदर चार्ज नहीं था तो फ्लक्स नहीं मिलेगा। अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं कुछ रफ एग्जांपल लेता हूं, अपनी बात को समझाने के लिए ले रहा हूं बस। क्यों इनसाइड? भाई आपके यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है? आपकी बॉडी में या तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या आपकी बॉडी में अंदर नेगेटिव हो सकता है, या आपकी बॉडी में अंदर 0 हो सकता है। क्लोज बॉडी के अंदर, क्लोज सरफेस में 3 ही पॉसिबिलिटी है ना।
क्लोज सरफेस में या तो अंदर पॉजिटिव होगा, या तो अंदर नेगेटिव होगा, या तो अंदर जीरो होगा। मानते हो आप इस बात को? यस। तो मैं अपनी बात को समझाने के लिए कुछ इमेजिनरी नंबर्स ले रहा हूँ। आइए, ये सिलेंडर है मान लो, इसको अपन ने बाहर वाले फील्ड में रखा हुआ है। मान लीजिए बाहर के फील्ड की 10 लाइन अंदर आ गई, तो 10 बोले तो 10 या -10? हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, -10 मानते हो ना? हाँ, 10 लाइन अंदर आई तो मैंने क्या पकड़ा? -10। 10 अंदर आ गई और अंदर पॉजिटिव चार्ज है। अपनी बात हुई थी, पॉजिटिव चार्ज लाइन प्रोड्यूस करता है और नेगेटिव प्रोड्यूस करता है, खा जाता है। अंदर पॉजिटिव के लाइन बना रहा होगा। मान लो अंदर 5 लाइन प्रोड्यूस कर रहा है वो, तो 10 तो आई गई थी अंदर, अंदर 5 और बन रही हैं। तो अब बाहर जाने को कितने अवेलेबल है? क्या 15 लाइन? 15 या +15? हाँ, आउटगोइंग बोले तो +15। तो देखो ना, +15। बोलिए, क्या नेट फ्लक्स +5? आइए और चलते हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज होता, बाहर की 10 लाइन अंदर आ गई, दैट इज -10। ओके, -10, 10 लाइन अंदर आ चुकी है और अंदर नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज लाइनों को टर्मिनेट कर देता है। अब मान लो 5 लाइन को वो खा गया, तो 10 अंदर आई थी, 5 अंदर ही खत्म हो गई। तो बाहर जाने को कितनी अवेलेबल है? 5। 5 या +5? +5। क्या आंसर वाकई में नेगेटिव आ रहा है? ओके, आओ, आपकी क्लोज बॉडी में जीरो चार्ज है, 10 लाइन अंदर आई थी, -10, 10 लाइन अंदर आ गई। अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज हो तो लाइनों की संख्या को बढ़ा देता, अंदर नेगेटिव लाइनों की संख्या को कम कर देता। लेकिन तुम्हारे अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो आई थिंक लाइंस बढ़ेंगी नहीं, लाइंस कम नहीं होंगी, वो लाइंस अंदर रुक भी नहीं सकती। या लाइंस तो नेगेटिव पे रुकती है ना, तो अंदर जो 10 लाइन आ गई हैं वो अंदर रुक नहीं सकती है, वो बढ़ भी नहीं रही है, वो कम भी नहीं हो रही है। तो बोलो बाहर कितनी लाइन आएगी? क्या 10 ही आएगी? अंदर रुकने की परमिशन नहीं है ना, अंदर तो नेगेटिव चार्ज नहीं है ना, जीरो है ना। इसका मतलब बाहर कितनी आएंगी? 10। क्या जीरो? तो आप फील करो इस चीज को, क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज है, फ्लक्स मिलेगा। क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है, मजे करिए, फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो मुझे आपको एक फाइनल मैसेज देना है। क्लोज बॉडी डिस्कस कर रहे हैं ना आज हम लोग। क्लोज बॉडी का फ्लक्स केवल और केवल उसके अंदर बैठे हुए चार्ज पर डिपेंड करेगा। आप बोलोगे सर मैंने बाहर वो चार्ज रख दिया था, सर मैंने बाहर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया था, बाहर वाली चीजें काम किया, बकवास बकवास। पूरा कंट्रोल किसके पास है? अंदर बैठा हुआ चार्ज। तो पता है ना, मुझे इस लॉजिक से पता होना चाहिए था कि सिलेंडर का फ्लक्स जीरो ही आएगा। मुझे आपको समझाने के लिए इतना सारा कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मुझे तो आपको सारी बातें बोलनी है। इन मेरे मन में क्या आ गया था, ठीक है बाहर एक फील्ड इसने लगा, अंदर तो चार्ज वास है नहीं, सिलेंडर का फ्लक्स क्या जीरो होना ही चाहिए था? यस, क्योंकि मेरा मैसेज है अंदर चार्ज है, फ्लक्स मिल जाएगा, अंदर चार्ज नहीं है, फ्लक्स नहीं मिलेगा। और सुन लो, अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा, अंदर नेगेटिव चार्ज तो फ्लक्स भी नेगेटिव होगा, अंदर जीरो चार्ज है तो फ्लक्स भी जीरो होगा, मतलब फ्लक्स नहीं होगा। तो लिख लो एक बात की, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस, नेटफ्लिक्स नहीं बोल रहा हूं, हाँ उसको ज्यादा समझते हैं आप लोग, नेट फ्लक्स बोला है मैंने। नेट फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन inside charge only, depends on inside charges only। सहमत है इस बात से? ऐसा मैंने आपको बोला है। हाँ हाँ, वो सब इस पे आने वाला, आज के लेक्चर में आ जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि यूं रखेंगे तब भी वही होने वाला है। अगर अंदर चार्ज नहीं है, ये लो, ठीक है, लाइंस आ रही है इधर से, अंदर चार्ज नहीं है तो भी नेट जीरो होगा। कारण समझो ना, मान लो ये रख दिया आपने, ठीक है, चल कितनी लाइन एंटर करेगी इसमें? क्या 4 लाइन एंटर कर गई? 4 लाइन एंटर कर गई, और कितनी लाइन बाहर निकली? 4। आने वाली 4 बोले तो -4, जाने वाली 4 बोले तो +4, जीरो। अंदर चार्ज नहीं है तो फिर नेट फ्लक्स कितना रहेगा? जीरो रहेगा। और लॉजिकली सोचो ना, सुनो, अपने को नेट फ्लक्स कब मिल रहा है? जब आने वाली और जाने वाली लाइंस में डिफरेंस आ जाए। नेट फ्लक्स कब मिल रहा है आपको? जब आने वाली और जाने वाली लाइंस में डिफरेंस आ जाए। और आने वाली और जाने वाली लाइंस में डिफरेंस कौन क्रिएट कराएगा? अंदर बैठा हुआ चार्ज। तो अंदर चार्ज है तो आने वाली और जाने वाली में डिफरेंस रहेगा, तो मिल जाएगा नेट। और अगर चार्ज ही नहीं है तो आने वाली और जाने वाली में कोई डिफरेंस नहीं होगा। 10 लाइन आएंगी तो 10 ही जाएंगी, 25 लाइन आएंगी तो 25 जाएंगी। तो ऑब्वियसली क्या एक माइन आने वाली नेगेटिव और जाने वाली पॉजिटिव, दोनों संख्या बराबर है, क्या जोड़ जीरो आएगा? जितनी आएंगी लाइन उतनी तो बाहर जाएंगी, है ना? हाँ, क्योंकि कम और ज्यादा होने वाला करने वाला कोई पॉजिटिव चार्ज अंदर नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज भी अंदर नहीं है, नेट चार्ज जीरो है, तो जितनी आएंगी
उतनी ही बाहर चली जाएंगी, तो आने वाली नेगेटिव और जाने वाली पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली नेट फ्लक्स का जीरो होना ही चाहिए। यस, शर्त यह है कि अगर अंदर चार्ज नहीं है तो नेट फ्लक्स विल बी जीरो। ठीक है, जितनी आएंगी उतनी जाएंगी ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हाँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। चले, तो मैंने आपको जो मैसेज दिया है कि नेट फ्लक्स इज डिसाइडेड बाय इनसाइड चार्ज ओनली। मैं इतना सारा देसी वैसी बोलता रहा आपको, ये जो मैंने इतना सारा देसी में आपको समझा है कि पूरा कंट्रोल केवल अंदर वाले चार्ज के हाथ में है, इसी बात को अगर अंग्रेजी में बोल दें दैट बिकम्स गॉस थ्योरम। स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम नाम सुना होगा। गॉस थ्योरम। आज का पूरा लेक्चर इसी पे जाने वाला है, गॉस थ्योरम के बारे में। पहला पॉइंट तो लिखे है, ओनली फॉर क्लोज सरफेसेस, ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेसेस। दूसरा पॉइंट, वैलिड फॉर फील्ड्स, वैलिड फॉर फील्ड्स following inverse square law, valid for fields following inverse square law। ओके, ये मैंने क्या लिखा है मैं आपको समझाना चाहूंगा। ओके, पहला पॉइंट तो है ही, दूसरा पॉइंट मैं आपको पहले समझाता हूं। अपने फिजिक्स में जहां पर भी फोर्स का डिस्टेंस का ये रिलेशन चलता है, इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो देखो ना, गॉस थ्योरम जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज आपको, अपन लोग इसको कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ते हैं ना। तो फिजिक्स में और जगह तो हम इसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा मत समझ बैठना कि गॉस थ्योरम इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैट्स, नहीं। इसका इलेक्ट्रोस्टैट से कोई मतलब नहीं, इसका मतलब किससे है, फिजिक्स में जहां जहां ये चलता है उधर उधर आप बिंदास गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या ये चलता है, गॉस थ्योरम। ग्रेविटेशन भी चलता है। तो कोई पूछेगा कि ग्रेविटेशन में गॉस थ्योरम वैलिड कि इनवैलिड, वैलिड, 100% वैलिड है, कोई मना नहीं कर सकता। चैप्टर बेस्ड मामला नहीं है। गॉस थ्योरम को किससे मतलब है, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर है सबको। चलिए, ये बोलता क्या है, लिखे हैं, नेट फ्लक्स इज, नेट फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स, ऐसा लिखते हो ना, 1/ε0 टाइम, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल एनक्लोज चार्ज, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज। ये इसका स्टेटमेंट है। बच्चों ये जो वर्ड्स मैंने बोले गॉस थ्योरम के, अगर मैं इसको एक फॉर्मूला मैथ्स में कन्वर्ट करूं तो क्या मतलब हो गया, नेट फ्लक्स किसके बराबर है, समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ, ये देखो क्या लिखा आपने, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल एनक्लोज चार्ज, चार्ज नहीं टोटल एनक्लोज चार्ज, ऐसा हमने बोला है, उसको मैंने मैथ्स में लिख दिया आपके सामने। तो ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं जरा थोड़ा सा जनरलाइज बातें करना चाहूंगा। आप देख रहे हैं आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आकर के आपको बोले यार गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे। गॉस थ्योरम जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये भी वास्तव में फ्लक्स जानने का फॉर्मूला ही तो है। अरे ये गॉस थ्योरम ये क्या बता रहा है, क्या फ्लक्स जानने का फॉर्मूला ही तो है। यस, अब ये फ्लक्स जानने का फॉर्मूला है, तो कोई बच्चा मेरे से पूछ सकता है यार फ्लक्स बनाना सीख तो लिया ना हम लोगों ने, फिर क्यों ये फॉर्मूला मुझे सिखा रहे हो। सुनिए आराम से, ये जो फ्लक्स बनाने का तरीका आपने सीखे अभी अभी सीखा ना, अभी 5 1 5 सब, ये क्या है, फ्लक्स बना रहे हैं किससे, डेफिनेशन से। डेफिनेशन के हिसाब से फ्लक्स ये बन गया। ये भी फ्लक्स बनाने का ही तरीका है। फर्क ये है कि डेफिनेशन से अगर आप फ्लक्स बनाते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है, टाइम ज्यादा लगता है, और इससे आप फ्लक्स बनाएंगे तो तुरंत एक इंस्टेंट में आपका आंसर आ जाता है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। आपको ध्यान है अभी मैंने आपसे पूछा था इसका फ्लक्स बताइए, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, φ1 निकाला, φ2 निकाला, φ3 निकाला, क्या फिर सबको जोड़ के मैं आंसर लाया। चलो अभी तो गनीमत करो कि 3 सरफेस थी, मान लो मेरे यहाँ 6 सरफेस होती तो क्या मैं φ1 से φ6 तक गिनता रहता ना, फिर मैं उनको जोड़ता तब आंसर आता ना। यस, तो मुझे गॉस थ्योरम पता है क्या बोल रहा है, कि जब जब तेरे को क्लोज बॉडी का फ्लक्स निकालना है, जब जब आपको क्लोज बॉडी का फ्लक्स निकालना है, तो गॉस बोल रहा है भाई इतना कष्ट मत कर, गॉस बोल रहा है भाई इतना कष्ट मत कर। जब जब क्लोज बॉडी का फ्लक्स निकालना, सिर्फ क्या कर, अंदर बैठा हुआ चार्ज, क्लोज बॉडी के अंदर बैठा हुआ चार्ज यहाँ रख और एक झटके में आंसर ले। आप समझ रहे, फील करो उस बात को। बोले यार पढ़ क्या रहे, मुझे क्लोज बॉडी का फ्लक्स निकालना आता है, बिल्कुल आता है। कैसे आता है, डेफिनेशन से, φ1 बना, φ2 बना, φ3 बना, इतना काम कर फिर जोड़ के बोले आंसर आएगा। गॉस बोला यार इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है,
क्लोज बॉडी का फ्लक्स ऐसे मत कर, बॉस बोला बस क्लोज बॉडी के अंदर का चार्ज पकड़ के ला और एक ही झटके में तेरे को क्या मिल जाएगा, नेट फ्लक्स मिल जाएगा। यस मैं दिखाता हूँ ना, आज ही अपन ने काम किया। अभी मैंने पूछा सिलेंडर का फ्लक्स बताइए, बोला ना मैंने आपको। ओके, उस टाइम मुझे गॉस थ्योरम नहीं आता तो मैंने डेफिनेशन से किया, मेरा आंसर कितना आया था अभी 0। अगर उसी टाइम मुझे गॉस थ्योरम आता होता तो मैं क्या देखता, इसके अंदर चार्ज कितना है 0, मैं फट से 0 सेट करता, क्या 0 पॉइंट समथिंग, क्या एक झटके में आंसर 0 आता? ये आंसर भी 0 ही आया था, वो आंसर भी 0 ही है। आई थिंक दोनों आंसर अपनी जगह सही है, लेकिन आई थिंक दिस इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड दिस इज टाइम कंज्यूमिंग या शटाशट। वी ऑल बिलीव इन शटाशट, 200 मिनट 200 क्वेश्चन 17 जुलाई। क्या चाहिए मामला, टाइम कंज्यूमिंग की शटाशट? 200 मिनट 200 क्वेश्चन 17 जुलाई, पता ना सबको क्या? तो ऑब्वियसली हमें फील होना चाहिए, बोले गॉस थ्योरम है क्या? गॉस थ्योरम फ्लक्स जानने का एक फास्ट फॉर्मूला है। गॉस थ्योरम फ्लक्स जानने का फास्ट फॉर्मूला है। और अगर मुझे समझ में आई गया कि जल्दी से आंसर देता है, तो बताइए जब जब मुझे कोई फ्लक्स जानने का कोई सवाल आएगा तो मैं किससे अप्रोच करना चाहूंगा, डेफिनेशन से कि गॉस से? क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया डेफिनेशन से मुझे टाइम लगेगा और गॉस मुझे तुरंत आंसर देगा, तो यार अपन तो जल्दी काम करना चाहेंगे, हम क्यों ज्यादा कष्ट करना चाहेंगे? तो मैं फ्लक्स के लिए पहली बार हमेशा किसको अप्रोच करूंगा, मैं गॉस को अप्रोच करूंगा, यार जल्दी से आंसर बन जाएगा। लेकिन गॉस ने लिमिटेशन बता दी कि मैं फ्लक्स बता दूंगा लेकिन मैं क्लोज सरफेस का बताऊंगा। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, ओनली फॉर क्लोज। हाँ, अगर मेरी सरफेस क्लोज ना होगी और मैं जबरदस्ती उसके बाद लेके जाऊंगा कि भाई इसका फ्लक्स बना दे, वो काम करेगा कि मना कर देगा? मना। उसने बोल दिया मैं केवल क्लोज सरफेस का फ्लक्स बनाऊंगा, और क्लोज सरफेस का फ्लक्स भी कुछ खास नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला। देखो कितना अच्छा हो गया, जो मैं अभी समझा रहा था कि वही बात हो गई। अंदर ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा फ्लक्स है, कम चार्ज है तो कम फ्लक्स है, अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं है, अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स भी पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव चार्ज तो फ्लक्स भी नेगेटिव। तो अल्टीमेटली बोलिए, इस फॉर्मूला से तो साफ साफ पता लग रहा है ना, क्लोज बॉडी का फ्लक्स केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, एनक्लोज चार्ज। इसमें बाहर वाला चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इसमें बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। बोलो बोलो, बाहर की चीजें काम की बकवास, सारा कंट्रोल अंदर वाला चार्ज। क्या मैं वही समझा रहा था ना अभी आपको? तो मैं अपने हिसाब से नंबर्स से बता रहा था आपको। उसी बात को अगर अंग्रेजी में बोल दिया, दैट बिकम्स गॉस थ्योरम। और आइए देखो ना, यहां से हमें क्या मिल रहा है, नेट फ्लक्स मिल जाएगा। यार मैंने सुना है डेफिनेशन से नेट फ्लक्स ऐसा लिखा जाता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ये नेट फ्लक्स है क्लोज सरफेस का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये नेट फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू गॉस। क्लोज बॉडी का नेट फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस, क्लोज बॉडी का फ्लक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। दोनों क्लोज बॉडी का फ्लक्स है ना, तो दोनों एक ही तो चीज हुए, क्या दोनों को इक्वेट कर दूं मैं? तो फिर मैं लिखना चाहूंगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन, गॉस थ्योरम। लिखा है सबने? अब ये गोस्ट में आप पहचानते भी होंगे। अब इसके बारे में मैं खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अगले आधे पौन घंटे तक मैं लगातार इसका क्वेश्चन कराता रहूंगा। गोस्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमारे नीट में आना बहुत कॉमन टेंडेंसी है, हमारे एग्जाम में मतलब आते रहते हैं नीट पे गोस्ट के क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं, शुरुआत से बात पकड़ लेते हैं। जरा देखना ये समेशन क्यों क्या है भाई, सारा चार्ज या एनक्लोज चार्ज? एनक्लोज्ड चार्ज है ना। और ये ई क्या है, ड्यू टू इनसाइड चार्ज या ऑल चार्जेस? यस, चीजों को समझें। समेशन की केवल अंदर वाला चार्ज है, जबकि जो ई है ये कौन सा ई है, यस अंदर वाले चार्ज की वजह से या बाहर वाले, यस सब की वजह से, सब की वजह से। यू नो ई, ई किसकी वजह से बनता है, ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो मैंने नोटिस करवाया आप लोगों को, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, इसलिए नोटिस कराया। एक बात और नोटिस कर लो ना, अभी मैं कहीं ना कहीं यूज करने वाला इसको। बताइए इस क्लोज बॉडी का फ्लक्स कितना आया था, 0, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं था तो 0। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि क्लोज बॉडी का फ्लक्स केवल किस पे डिपेंड करता है, अंदर वालों पे, अंदर वालों पे। लेकिन आपने नोटिस किया अकेले सरफेस वन का फ्लक्स क्या आया था अभी यार, माइनस ही आया था ना, या अकेले सरफेस टू का कितना आया था, प्लस ही है। अच्छा जीरो की नॉन जीरो?
अच्छा अच्छा, क्लोज बॉडी के जो अलग अलग हिस्से हैं उनका नॉन जीरो, जबकि अंदर तो चार्ज तो था नहीं, फिर भी इनको फ्लक्स मिल गया, तो ये किसने दिलवाया? क्या बाहर वालों ने दिलवाया होगा यार? तो अच्छे से सुन लो, पूरी क्लोज बॉडी का फ्लक्स तो केवल अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करेगा, लेकिन क्लोज बॉडी के जो अलग अलग हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, उनका फ्लक्स तो अंदर और बाहर सब पे डिपेंड करेगा। सुन रहे हैं? पूरी क्लोज बॉडी का फ्लक्स केवल अंदर वालों पे, लेकिन उसके हिस्सों का मतलब केवल सरफेस 2 का, केवल सरफेस 1 का, क्या अंदर और बाहर सब पे डिपेंड करेगा? हाँ, केवल सरफेस 1 और 2 का भी केवल अंदर वालों पे डिपेंड करता तो अंदर में चार्ज जीरो नहीं है, जीरो है ना, तो क्या इनका भी फ्लक्स जीरो आ जाना चाहिए था? अरे पर अलग अलग हिस्सों का फ्लक्स तो नॉन जीरो आके बैठा हुआ है, तो क्या मैं बोल दूं इंडिविजुअल हिस्सों का, अलग अलग पार्ट्स का फ्लक्स तो अंदर और बाहर सब पे डिपेंड करेगा, टोटल क्लोज बॉडी का फ्लक्स केवल अंदर वालों पे डिपेंड करेगा। ये सब पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब क्या डिस्कशन चल रहा है, पता लग रहा है आप लोगों को? वेरी गुड, है ना? इस तरह का हमारी जानकारी थी, ये सब हो गया है। अब हम लोग इसके बारे में खूब सारे क्वेश्चन करने करने वाले हैं, नॉन स्टॉप क्वेश्चन भी करेंगे, उधर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी निकालेंगे। चलिए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। लिखें, थ्री क्लोज्ड सरफेसेस, तीन क्लोज सरफेसेस, छोटा स्फीयर बनाइए पॉइंट चार्ज, एक और स्फीयर बनाइए Q/4 और ये हो गया आपका 3Q/4, और एक टेढ़ा मेढ़ा स्फीयर बनाए माइनस का Q/4, और ये कष्ट होगा तभी बनाना है सबको, और ये हो गया प्लस का 5Q/4। यस, एक छोटा गोला बनाइए, एक बड़ा गोला बनाइए, और एक टेढ़ा मेढ़ा चार्जेस अरेंज कर दीजिए उसमें। हाँ जी, हमें तीनों के बारे में क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। मुझे गाइड करें, तीनों क्लोज बॉडी है, फ्लक्स के लिए मैं किसको अप्रोच करूं, डेफिनेशन या गॉस? बिकॉज वी ऑल बिलीव इन शटाशट, यू नो, डेफिनेशन में टाइम लगता है, इंटीग्रेशन नहीं नहीं, अपने तो आलसी लोग हैं अपन लोग, तो यू नो, अपन तो चाहते हैं जल्दी से काम हो जाए। मैं भी आपकी तरह आलसी हूँ, पता है ना आप लोगों को, ये अपन सब आलसी लोग हैं, ज्यादा कष्ट नहीं करना है, ठीक है? तो किससे अप्रोच करें, डेफिनेशन या गॉस? गॉस, आ जाओ गॉस से बात करते हैं। फाई नेट, यस, क्या आप देख रहे हैं फाई नेट Q/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इसका भी और इवन इसका भी और इवन इसका भी। तो बच्चे हम लोग सवाल तो करेंगे ही करेंगे, साथ में कुछ मैसेज भी निकालेंगे जो कि लैंग्वेज में बन सकते हैं। यस, आ गया अपना फ्लक्स आ गया, और कितना आसानी से फ्लक्स आ गया, वो कष्ट भी नहीं करना पड़ा, ना तो कोई इंटीग्रेशन करना पड़ा, ना कोई समेशन करना पड़ा, सीधा अंदर का चार्ज चिपका या एक झटके में आंसर आ गया यार। तो आंसर लाने वाली बात है। ध्यान रखना, जिस क्लोज सरफेस पे आप गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। हाँ, तो बोलिए ये भी क्या सब लोग गॉसियन सरफेस थे? लगा आंसर आ गया। ओके, कुछ विशेष देखा, तीनों का आंसर सेम है, तो क्या मैं बोल दूं गॉसियन के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं कर रहे? छोटा गोला था कि बड़ा गोला था, या बड़ा गोला था कि टेढ़ा मेढ़ा चीज था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहली बात, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करे। दूसरी बात, इनसाइड चार्ज पर तो डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करे। मतलब क्यू चार्ज एक ही साथ रखा था, कि दो टुकड़े थे कि चार टुकड़े थे, उससे असर की बेअसर। तो इस सवाल से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है, लिखो मोरल ऑफ द स्टोरी। लिखें कि फाइनेट डज नॉट डिपेंड, फाइनेट मतलब नेट फ्लक्स does not depend, net flux does not depend on shape and size of Gaussian, shape and size of Gaussian and distribution of enclosed charge, distribution of enclosed charge, distribution of enclosed charge। सहमत है क्या? है ना, एनक्लोज चार्ज पे जरूर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन वो एक जगह रखा है कि उसके दो टुकड़ा की चार टुकड़ा, दैट मैटर्स की डज नॉट मैटर। ऐसा हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा बोला। अगला सवाल, छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना? एक आईआईटी में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ, देखो आप, उसने खुद ने बोला कि गॉसियन स्फीयर है, गॉसियन स्फीयर, एक फोटो बना के दिया, अंदर में Q1 था बेटे, Q2 भी था, और बाहर में Q3 था। फोटो बनाए, कष्ट होगा तब भी बनाना है। हाँ जी, गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर, अंदर में Q1 Q2 है, बाहर में कौन है? Q3 है। ओके, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा पहले तो आप मुझे उसका जवाब दीजिए। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड विद दिस गॉसियन सरफेस डिपेंड्स, चालाकी समझ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल गया वो, इलेक्ट्रिक फील्ड। यू नो, हम लोगों में गलती कैसे हो सकती है हम लोगों से, यू नो, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ ना, गॉसियन गॉसियन किस पर डिपेंड, अंदर वाला चार्ज, बार बार बोल रहा हूँ ना, अंदर वाला चार्ज, अंदर वाला चार्ज। तो गॉसियन का नाम सुनते बच्चे की गलत फहमी ये आ सकती है कि अच्छा गॉसियन मतलब अंदर वाला चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता तो शायद अंदर वाला चार्ज,
लेकिन वो क्या पूछ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन, अंदर वाला चार्ज या सारे चार्ज, ये तो उसका सवाल था, मुझे और पूछना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर डिपेंड करेगा, अंदर वाला चार्ज, और इसके किसी हिस्से का फ्लक्स इस पर डिपेंड करेगा। हाँ हाँ हाँ, पूरे किसी टुकड़े का ऑल पे करे, समझ में आता है ना। तो लिख लो दो तीन बातें वन बना के, लिख दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन ऑल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन ऑल चार्जेस। एक और पॉइंट लिखो, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, या ऐसा बोलो, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, हाँ जी, Q1 Q2, और इनसाइड बोल दो, कुछ भी लिख दो, Q1 एंड Q2 ओनली। और एक और पॉइंट लिखो कि फ्लक्स ऑफ पार्ट, फ्लक्स ऑफ एनी पार्ट, फ्लक्स ऑफ एनी पार्ट डिपेंड्स ऑन ऑल चार्जेस, डिपेंड्स ऑन ऑल चार्जेस। सहमत है मेरी बात से? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आईआईटी में ही आया हुआ है, उसने खुद ने बोला है कौन है, गोशन, फोटो बनाए उन्होंने, एक झांकी बना के दिया था, गोशन सरफेस, सब लोग झांकी लगाए, ये डिस्क था और डिस्क का चार्ज उन्होंने +6 कूलम दिया था, ये रोड था, ये रोड का चार्ज उन्होंने +8 कूलम दिया था, और डिस्क आप लोग ऐसे बनाना कि आधी डिस्क बाहर है आधी डिस्क अंदर है ना, उसी में सवाल का थीम उसी में। उसने एक रोड दिया है, रोड ऐसे बनाइए कि चौथाई रोड तो अंदर रहे बाकी रोड बाहर रहे, L/4, यहाँ पर -7 कूलम था और यहाँ पे +2 कूलम था, ये पूरा झांकी बना के दिया उन लोगों ने, कुछ कोऑर्डिनेट्स भी दिए थे। खुद ने लिखा है कि क्या है, गॉसियन सरफेस है, और इस तरह के चार्जेस का पूरा हिसाब बता दिया, मेरे को बोला गॉसियन सरफेस का फ्लक्स तय करना है कि फ्लक्स कितना रहेगा। आओ शुरू करते हैं। यस यार, गॉस का फ्लक्स निकालना है, मैं किससे बात करूं बताओ, गॉस क्लोज सर्फेस का फ्लक्स निकालना, डेफिनेशन या गॉस, गॉस टोटल चार्ज पकड़ लें, आओ टोटल चार्ज या टोटल एनक्लोज चार्ज, एनक्लोज, बोलो +6 का कितना पार्ट ले लें, क्या +3 ले लें, ओके, +8 कूलम का क्या +2 ले लें, है ना, चौथाई रोड, ये -7 लेना है क्या, और बाहर का +2 नहीं लेना है क्या, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एग्जाम में आंसर था -2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी नहीं डाला था उसने, बस ये आंसर था। देखो कितना आसान है ना, सवाल तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत झांकी टाइप है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैकेनिक्स का कोई भारी सा क्वेश्चन होगा, मैकेनिक्स वैसे आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है, मगर ऐसा देख के लग रहा है ना कि मतलब जो झांकी है ना, इसको देख के लगता है पता नहीं डिस्क रोड वगैरह कुछ लगा है, बहुत तामझाम कुछ होगा, और इतना आसान क्वेश्चन है, बस अंदर का चार्ज पकड़ लो और आंसर वाज -2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ डिस्क जो है ना, आधी अंदर है और आधी बाहर है। हाँ क्वेश्चन में लैंग्वेज में एक्चुअली क्या है, ये किसी जमाने में आईआईटी में आया क्वेश्चन है, और है ना उसने फोटो भी बनाया था, वो बाकायदा उसने पैराग्राफ में लिखा हुआ था सारी कहानी, देखो मैं तो टाइम बचा, उसमें पूरा लिखा हुआ था, मेटल की डिस्क पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, +6 कूलम चार्ज है, और डिस्क आधी अंदर है आधी बाहर है। रोड के बारे में उसने लिखा था कि रोड पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और 1/4 रोड अंदर है, पूरा लिखा हुआ था, मैंने टाइम बचाने के लिए फोटो में दिखा दिया, और मैंने इसीलिए आपको बोला कि डिस्क आप ऐसे बनाना कि आधी अंदर हो आधी बाहर हो, ताकि तभी तो मैसेज क्लियर होगा ना इस बात का। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल का स्फेयर है, या स्फेयर बोल देते हैं, मेटल भी छोड़ो, स्फेयर, ये कोई स्फेयर है बच्चे, ये देखिए एक लॉन्ग वायर इसमें से गुजर रहा है, इस वायर की डेंसिटी है +λ, और हाँ ये झांकी बना के दिया है, ये R एंड दिस वाज R/2, हाँ जी, एक स्फेयर है, एक लॉन्ग वायर जिसकी डेंसिटी कितनी है +λ, उसमें से गुजर रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, R/2 सब लिख के दे दिया, मेरे को पूछ रहा है कि स्फेयर का फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स जानना है, तो फ्लक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, समेशन के ऊपर एप्सिलॉन नॉट, तो आई थिंक मुझे जान लेना चाहिए फ्लक्स जानने के लिए कि स्फेयर के अंदर कितना चार्ज फंसा हुआ है, क्या चार्ज वायर के रूप में फंसा हुआ है, यस, तो पहले मैं पता करूं कि अंदर कितना वायर, क्योंकि वायर कैसा छोटा या इन्फाइनाइट वायर, इन्फाइनाइट, पूरा तार तो अंदर है नहीं, मुझे इस तार की कितनी लेंथ अंदर फंसी उस पर गौर करना चाहिए। आ जाओ देखो ना, ये R और ये R/2 बच्चे, क्या ये पोर्शन क्या √3 R/2 हो जाएगा, इतना पोर्शन, यू नो दिस स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और क्या ये भी इतना ही रहेगा, तो अंदर जो वायर फंसा उसकी लेंथ कितनी है, क्या √3R, √3R/2 ये और √3R/2 ये भी तो है, तो अंदर कितना तार फंसा है √3R, और भाई साहब
लेमडा इज द डेंसिटी, वन लेंथ पे लेमडा चार्ज है, तो √3r लेंथ पर √3r इंटू लेमडा, √3r इंटू लेमडा, दिस इज द चार्ज ट्रैप्ड इनसाइड योर स्फीयर, चार्ज ट्रैप्ड इनसाइड योर स्फीयर अपॉन फ्लक्स विद स्फीयर। आखिर क्या चाहिए, अंदर जो चार्ज है उसका अरेंजमेंट करना है ना। इस तरह के सवाल ऐसा है वैसा है, कुछ कहानियां सुनाते रहेंगे, जो कहानी में सुनाया जाए अकॉर्डिंगली अल्टीमेटली क्या पकड़ लो, अंदर कितना चार्ज बैठा है वो पकड़ के चिपका दो, आंसर आ गया। उन्होंने नहीं पूछा, मुझे पूछना है आपसे। अगर मुझे पूछता कि स्फीयर का मैक्सिमम फ्लक्स पता है कितना होगा, यू नो समेशन क्यूब एप्सिलॉन नॉट, तो समेशन क्यूब भी क्या मुझे मैक्सिमम ढूंढना पड़ता। अगर आप चाहते हो फ्लक्स बेस्ट हो तो क्या अंदर अधिक से अधिक चार्ज फंसना चाहिए, तो मैक्सिमम लेंथ वी कैन ट्रैप इनसाइड इज क्या 2r, तार को मोड़ना नहीं, तार सीधा जाना चाहिए, तो अधिक से अधिक सबसे बड़ी लेंथ क्या फंसा लोगे, क्या 2r, और 2r फंसा लोगे तो क्या 2r इंटू क्या लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो जाएगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये तो अपन ने फ्लक्स निकाला झांकी के हिसाब से, ऐसे मैंने पूछ लिया कि इस स्फीयर के साथ एसोसिएट मैक्सिमम फ्लक्स क्या हो सकता है, ये हो जाएगा। अब कभी कोई बच्चा मेरे को पूछ बैठता है ऐसा मिनिमम पूछेंगे तो क्या करेंगे, फिर तार को बगल से गुजार दो। हाँ ऑफ कोर्स, अरे अंदर तार ही नहीं गुजरेगा तो अंदर चार्ज नहीं फंसेगा, और अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं, तो ऑब्वियसली वो मिनिमम का तो क्वेश्चन बनाएगा ही ना, वो तो फिर एकदम फालतू बात हो जाएगी। तो बनेगा तो मैक्सिमम का बनेगा, ताकि वो जान पाए कि बच्चे को आइडिया है कि नहीं अंदर मैक्सिमम चार्ज फंसा है, और मैक्सिमम चार्ज फंसेगा तो कितना फंसेगा, इस तरह के आइडिया होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। जैसे अपने बुक में एक इक्वेशन है, दिस इज प्लस क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज, इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, मेटल स्फीयर। हाँ जी, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, बगल में मेटल स्फीयर रखा हुआ है, उसने बोला मेटल स्फीयर, ठीक है। ओके, क्या आप जानते हैं इसमें इंडक्शन हो जाएगा क्या, नहीं नहीं पॉइंट चार्ज है। ओके बताइए, इस स्फीयर में इंडक्शन हुआ कि नहीं, चार्जिंग, इंडक्शन हुआ कि नहीं, चार्जिंग, चार्जिंग नहीं हुई है, सब पता है आप लोगों को, याद है ना, सब पता है आप लोगों को, सब आता है आप लोगों को, ठीक है। चलो ये तो उसने दिया, ये तो अपने सोच लिया। अब वो जो किताब में जो सवाल पूछ रहा है वो पता है क्या बोल रहा है, ये झांकी बनाने की, मतलब वो तो ये भी नहीं बना रहा, बस इसके पास में रखा है, और फिर यूं कह रहा है कि ये गोशन है, ये जो है ना बताया डैश डैश, ये क्या है, गोशन है, गोशन है। तो पूछ रहा है कि गोशन सरफेस का फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, नेगेटिव। आप समझ गए ना सारा खेल क्या है, क्या खेल समझ में आना, अरे गोशन किसको घेर के बैठा है, नेगेटिव चार्ज को, चार्ज नेगेटिव है तो फ्लक्स भी नेगेटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव सेक्शन को घेर लेता या पॉजिटिव आता, और अगर ये पूरे गोले को घेर लेता तो जीरो भी। तो मुझे तो अभी फिलहाल ये कह देना चाहिए कि समेशन क्यू कैसा, अभी नेगेटिव आ जाएगा समझ में। ये गोशन ने जो मैंने बनाया ये वाला है ना, ये गोशन ने किसको घेरा हुआ है, नेगेटिव, तो मेरे हिसाब से अभी एनक्लोज चार्ज कैसा है, नेगेटिव, क्या मैं बोल दूं फाई गोशन दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। बढ़े आगे बढ़े जवानों, ये भी हो जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन लिखे, इन अ क्लोज सरफेस, इन अ क्लोज सरफेस 5 × 10⁵ लाइन्स आर एंटरिंग दिस मच, ये लाइंस क्या कर रही है, एंटर कर रही है, लाइंस आर एंटरिंग, ठीक है एंटरिंग, एंड 4 × 10⁵ लाइंस आर एग्जिट लिविंग, ये तो क्या हो गया एंटर, ये क्या हो गया एग्जिट, एग्जिट बोल दो या लिविंग बोल दो, ठीक है लिविंग। फाइंड टोटल एनक्लोज चार्ज, फाइंड टोटल एनक्लोज चार्ज। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपको गॉस थ्योरम के बारे में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आई थिंक क्या हो सकता है, आई थिंक इतनी देर से मैं आपको एनक्लोज चार्ज दे दे के क्या फ्लक्स पूछ रहा था ना,
आई थिंक ये उल्टा सवाल हो गया। क्लोज सर्फेस का फ्लक्स पहले पकड़ा दिया, क्या इनक्लोज चार्ज निकाला जा सकता है? उल्टा। और देखा चालाकी, देखा फ्लक्स में भी दो वैल्यू दिए यार, तो क्या पहले मुझे नेट फ्लक्स बना लेना चाहिए? और नेट फ्लक्स बना लूं, क्या आपको पता है ये इनकमिंग फ्लक्स है, तो मैं इसको क्या मान लूं, क्या माइनस, और इसको मैं क्या मान लूं, प्लस। अब समझ में आया मैंने वो साइन कन्वेंशन क्यों बताया था? ये आपने थोड़ी कैलकुलेट किया ये फ्लक्स, क्या तो हमने प्रोवाइड किया ना आपको, तो प्रोवाइड किया तो ऐसे मत जोड़ लो, साइन कन्वेंशन ऐड कर लो इसमें। बोलिए क्या मैं अब जान लूं नेट फ्लक्स कितना हो रहा है? -1 × 10⁵ ये हो गया नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स तैयार है। हाँ नेट फ्लक्स आ गया, और आपको तो एनक्लोज चार्ज चाहिए, ले जाओ नेट फ्लक्स को गॉस के पास। नेट फ्लक्स इज इट समेशन क्यूब एप्सिलॉन नॉट ना? तो यहां से अगर मैं समेशन को निकाल लूं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हैं ना हम लोग, 10⁻12 था उसमें, ये 5 है तो एडजस्ट हो जाएगा। ये मेरा आंसर है यार। आंसर नेगेटिव आया है, क्या लगता है नेगेटिव आना चाहिए था क्या? जिसने अभी वो इतनी कहानियां सुनी जो मैं आके बोल रहा था, तो मैं इसीलिए बोल रहा था ताकि आप लोग इन बातों को अंदर समझ पाए। आंसर नेगेटिव आया तो मैं खुश हूँ, पता है आंसर अभी पॉजिटिव आता ना तो उल्टा मैं चेक करने बैठता कि यार कुछ गड़बड़ है क्या। यस, कैसे? कम से कम बच्चों को क्या सवाल के डेटा देखते पता लग जाना चाहिए कि आंसर तो नेगेटिव आएगा, शायद समझने लगे होंगे। थोड़ा देसी बोलूंगा, इसको मैं पढ़ूंगा 5 लाख, ठीक है ना, और इसको मैं पढ़ूंगा 4 लाख। क्लोज बॉडी, 5 लाख लाइन अंदर आई, 4 लाख बाहर गई, 1 लाख के अंदर ही रुक गई है। वो लाइन क्या हवा में रुकती कि नेगेटिव पे? तो डेटा पढ़ते ही मुझे इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि भाई साहब आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि यार 5 लाख अंदर आई तो 4 ही बार गई है, तो 1 लाख अंदर टर्मिनेट हो गई। और आपने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बातें चल रही ना अपनी, हाँ लाइन को, पॉजिटिव चार्ज का काम क्या होता है? लाइनें प्रोड्यूस करना, नेगेटिव प्रोड्यूस करना, खा जाना। अंदर कोई 1 लाख लाइनें खा गया तो अंदर कौन रहा होगा? नेगेटिव। ये हो गया, पता लग रहा है क्या? यस। और सुने फिर, 5 लाख लाइन आ रही हैं और 6 लाख जा रही हैं, अंदर कौन है? पॉजिटिव। 5 लाख आ रही हो, 5 ही जा रही हैं, जीरो, क्या कोई नहीं है ना? 5 लाख आ रही है तो -5 लाख, और 5 लाख ही जा रही है तो +5 लाख, का नेट फ्लक्स जीरो। तो अंदर चार्ज भी कितना होगा? जीरो ही होगा, क्योंकि जितनी ही आ रही हैं ठीक उतनी ही जा रही हैं। तो भाई साहब उनको अंदर किसी ने चेंज वेंज ही नहीं किया, तो अंदर ना तो प्लस था ना माइनस था, क्या नेट फ्लक्स जीरो आना ही चाहिए? यस, इस तरह से करेंगे। ओके, आपने बोला कि क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज ये रहेगा, बोला ना आप लोगों ने? यस, ट्रू फॉल्स बोलिए जरा। यस, देयर मे बी पॉजिटिव चार्ज इनसाइड दिस बॉडी। सही है, ट्रू है, ट्रू मे बी। सुनो सुनो सुनो, सुनो आराम से। ये मैं मानता हूं कि आपको अपनी क्लोज बॉडी में नेगेटिव चार्ज चाहिए ना, तो बच्चे टोटल चार्ज नेगेटिव चाहिए, तो उसके दो चॉइस हो सकते हैं, या तो नेगेटिव ही हो केवल, या फिर ऐसा भी तो कि कम पॉजिटिव और ज्यादा नेगेटिव, या तब भी मामला सेट हो जाएगा क्या? ठीक है, अब सही आंसर आने चाहिए, बोलिए। यस, देयर में बी पॉजिटिव चार्ज। सही है, देयर मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज, देयर मस्ट बी नेगेटिव चार्ज, देयर मे बी नेगेटिव चार्ज। हाँ, मे बी की मस्ट बी, नेगेटिव मस्ट है और शायद पॉजिटिव तो मे बी। खेल समझ में आ गया? अगर आप कहते हो कि आपकी बॉडी के अंदर ये चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है? टोटल चार्ज ये चाहिए, टोटल चार्ज ये चाहिए। तो या क्या हो सकता है, या तो अकेला ये बैठा हो, या कम पॉजिटिव और ज्यादा नेगेटिव, ताकि उनका हिसाब ये बनता हो। तो हाँ, पॉजिटिव होना होगा कि हो सकता है, और नेगेटिव होगा कि होकर ही रहेगा। ऐसा सीखना है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। इसे मान लीजिए कोई बॉल है, बाउल, मैस, मैस, हाँ हाँ, भूख लगने लग गई होगी। हाँ, बाउल देख लिया, बोले ठीक है, हाँ चलो। तो बाउल के ओपनिंग में क्या है? क्यू चार्ज रखा हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि बाउल का फ्लक्स कितना रहेगा। अब इसमें मुझे कुछ बातें करनी है, ओबियसली आंसर आंसर तो आपको याद ही होंगे। मुझे बातचीत करनी क्या, क्यों और कैसे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। बाउल है, ओपनिंग में क्यू चार्ज रखा हुआ है। मुझे पूछ रहे हैं कि भाई बाउल का फ्लक्स ले आओ। यस, मेरे को तो सबसे आसान कौन लगता है? गॉस। मैं गॉस को बोलूंगा भाई फ्लक्स बना दे। गॉस काम कर रहा है कि मना कर रहा है? बोले कि ये क्लोज नहीं है, मैं तो काम नहीं करूंगा। उसने क्या कहा था? क्लोज। अब भाई काम तो करवाना है, तो ये क्लोज नहीं तो मना करा, तो क्लोज मानने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सरफेस अज्यूम कर ले। अब एक्स्ट्रा सरफेस अज्यूम करने के भी दो विचार हैं। क्या? एक्स्ट्रा सरफेस और एक्स्ट्रा सरफेस। समझ रहे हैं दो फोटो क्यों बना है? यस बच्चे, एक्स्ट्रा सरफेस आप टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकते हैं, और इवन आप सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। हो गया। अब ध्यान दें, गॉस को न तो यहाँ ऑब्जेक्शन है न यहाँ ऑब्जेक्शन है, मेरे ख्याल से ये भी क्लोज सरफेस हो गई है। और क्या ये भी क्लोज सरफेस है? यस। तो गॉस को न इसमें आपत्ति है न इसमें आपत्ति है। गॉस इसका भी फ्लक्स बता देगा और गॉस का भी फ्लक्स बता देगा, लेकिन
लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओवरऑल शेप सिमेट्रिकल है और चार्ज ठीक सेंटर पे है, तो सिमेट्री के बिहाफ पे हम बंटवारे कर पाएंगे। टोटल फ्लक्स का सिमेट्री के बिहाफ पे हम बंटवारा कर पाएंगे। यहाँ ऊपर और नीचे में सेम नहीं है तो सिमेट्री के बिहाफ पे हम बंटवारे नहीं कर पाएंगे। तो हमें तो अपनी सुविधा देखनी है। तो अगर हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है कि मान लो आपको जो सरफेस मानना है तो हम कैसा माने, टेढ़ा मेढ़ा कि सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल हम अपनी सुविधा के लिए मान रहे हैं। गोस की रिक्वायरमेंट नहीं है। गोस ने तो क्या बोला, बस क्लोज कर दे। गोस तो इसमें भी काम कर लेगा। गोस यहाँ का भी फ्लक्स बता देगा, गोस यहाँ का भी फ्लक्स बता देगा। लेकिन हमें ये लेने में थोड़ा फायदा है कि टोटल फ्लक्स को हम सिमेट्री देख के बंटवारा कर पाएंगे, और ये लूंगा तो मैं उलझता रहूंगा। तो इसलिए अगर हमें अपनी सुविधा का ध्यान रखना तो फाइनल करें, आज के बाद ये नहीं मानना है। आज के बाद जब भी आप एक्स्ट्रा सरफेस अज्यूम करेंगे, टेढ़ा मेढ़ा कि सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल बोले तो बॉल पे बॉल, डब्बे पे डब्बा, सिलेंडर पे सिलेंडर, यानी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि ओवरऑल शेप सिमेट्रिकल बने। और तब मजा आ जाएगा कि अगर चार्ज ओवरऑल शेप के सेंटर पे आ जाए, चार्ज ओवरऑल शेप के सेंटर पे, सिमेट्री देख के हम लोग फ्लक्स के बंटवारे कर देंगे। तो बोलिए, ये सीन हो गया। बताइए 5 गॉसियन कितना? हाँ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन नॉट? ये गलत है, 5 बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए, मैंने 5 बाउल नहीं पूछा है, 5 गॉसियन। गॉसियन कौन है? ये बाउल, ये बाउल, ये ओवरऑल। जिसपे गॉस टर्म लगता है वो गॉसियन होता है। गॉस टर्म तुम्हारे अकेले बॉल पे लगा ही नहीं था क्या? इस पूरी चीज पे गॉस टर्म लगा है ना। तो गॉसियन कौन है? ये पूरा चीज। तो इस पूरे चीज का गॉसियन का फ्लक्स कितना? ये। अब आओ आप अपने सवाल पे, 5 बाउल। अब बोलो, क्या कर दें आधा आधा? ओके, अब इतना बोलना, अगर मैंने इतना बोला है तो मुझे सही जवाब आना चाहिए। यस। ये पहला आंसर किस बेस पे बना है, गॉस या सिमेट्री? पहला आंसर, पहला आंसर गॉस, उसमें सिमेट्री का रोल नहीं है। ये बंटवारा किस बेस पे? सिमेट्री, उसमें कोई गॉस का रोल नहीं है। सुन लिया, पहला आंसर में पूरी तरह गॉस का रोल है, सिमेट्री का रोल नहीं है। दूसरा आंसर यानी बंटवारा करने में गॉस का रोल कतई नहीं है। डू नो कतई? हाँ, वो पूरा सिमेट्री के बिहाफ पे बंटवारा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए देखते हैं कितना समझ में आया। अगला क्वेश्चन। आप देखते हो अपने एग्जाम में क्यूब वाले क्वेश्चन बड़े आते हैं। चार्ज यहाँ रखा है, चार्ज वहां रखा है, और बातें करते हैं हमसे। तो आओ कर लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं 2-4। जैसे मानिए बच्चे, ये कोई क्यूब है और ये क्यूब में सेंटर पे क्या रखा हुआ है? क्यू चार्ज रखा हुआ है। हमें पूछ रहे हैं क्यूब का फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालना है, क्या क्यूब अपने आप में क्लोज सरफेस है ना? क्यूब अपने आप में क्लोज सरफेस है, तो बस क्या करें, एक्स्ट्रा गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है कि नहीं करना है? क्या ये खुद ही गॉसियन हो जाएगा? क्या मैं हिसाब कर दूं इसका? आप सबको रटा पड़ा है, 5 क्यूब कितना होगा? क्यूब एप्सिलॉन नॉट और 5 ईच फेस, है ना। आप देखो ना कि चार्ज ठीक सेंटर पे है ना, तो बस 6 दीवारों से बराबर और निकल रहा होगा, तो ये आ गया। बोलिए, पहला आंसर इज ड्यू टू गॉस या सिमेट्री? दूसरा आंसर, बंटवारा में गॉस का कोई रोल नहीं था। बंटवारा आपने केवल इस आधार पे किया है कि चार्ज ठीक सेंटर में था, सभी 6 दीवारों की पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में सेम थी। ये सिमेट्री देके आपने बंटवारा किया है, इसमें गॉस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसको आप यूं विजुअलाइज कर सकते हो ना, जैसे अपन कोई शॉप वगैरह में जाते हैं, मान लो किसी शॉप में इस तरह का कोई कांच का कंटेनर है, ऐसा सोच लो ना, कांच का बॉक्स है कोई शॉप में। सोचो अगर उसके ठीक सेंटर पे मैं एक बल्ब ऑन कर दूं, तो बल्ब से जो लाइट रेज निकलेंगे वो किधर जाएंगे, एक तरफ या सब तरफ? क्या उसकी बॉक्स की सभी 6 दीवारों से इक्वल लाइट निकलेगी ना? तो ऐसा इमेजिन करो ना, उस बॉक्स में जो भी रेज निकल रही हैं सभी 6 दीवारों से इक्वली जाएंगी। तो कुछ वैसा ही है ना, कि जो भी फ्लक्स निकल रहा है वो कहाँ होगा, एक दीवार से या सभी 6 से? अनइक्वल की इक्वल? इक्वल। इस तरह से हमने बंटवारा किया। सेकंड पार्ट, ये देखिए, हमसे कह रहा है कि क्यू चार्ज जो है ना टॉप फेस के सेंटर पे है, टॉप फेस के सेंटर पे है। अब टॉप फेस के सेंटर पे इसका मतलब क्या हो गया कि हमें अब जो पूछूंगा उसका जवाब चाहिए। लिख दो, फोटो बना दो एक बार तो। यस, हाँ जी, मुझे इसका फ्लक्स निकालना है। गॉस काम करेगा कि मना करेगा? क्यूब क्लोज बॉडी है कि नहीं है? तुम्हारी ऐसी की तैसी। क्यूब तो नहीं ना अबे, तुम्हें जो मैं पूछूंगा जो आंसर आवे। तुम लोगों को तो आंसर पता है, मुझे पता है ना। तुम लोगों को आंसर पता है, मुझे पता है तुम्हें क्या पता है, मुझे भी पता है तुम कहाँ फंसोगे। तो जो पूछा उसका जवाब दें। यस, आगे आगे मत भागिए, बोलिए यस। बोलिए, क्यूब क्या क्लोज सरफेस है? यस, है ना, क्यूब क्लोज सरफेस है, ये जरूर बोलिए। हाँ, चार्ज एनक्लोज नहीं है। देखो ना, 2 शर्तें हैं गॉस लगाने के लिए, 2 आवश्यकताएं। पहला, देयर शुड बी क्लोज सरफेस। सेकंड, चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड। चार्ज शुड बी एनक्लोज, एनक्लोज मतलब समथिंग लाइक ढका हुआ, कवर्ड होना चाहिए। हाँ,
क्यूब क्लोज तो है, लेकिन ये चार्ज अगर यहाँ से देखो तो क्या चार्ज दिख जाएगा? तो चार्ज ढका हुआ यानी एनक्लोज्ड है कि नहीं है? नहीं है। फिर बताइए गॉस काम कर रहा है कि मना कर रहा है? क्यूब क्लोज सरफेस है कि नहीं? अभी सब लोग सही बोल रहे हैं। क्यूब क्लोज सरफेस है कि नहीं? चार्ज एनक्लोज है कि नहीं है? इसलिए गॉस मना कर रहा है। अब अगर हमें गॉस लगवाना है तो एक्स्ट्रा सरफेस मान लें, टेढ़ा मेढ़ा की सिमेट्रिकल। बॉल पे बॉल तो आज डब्बे पे, तो डब्बे पे डब्बा, क्या वो जैसा सीन हो जाएगा? और अगर ऐसा हो जाएगा तो बताइए, यस, फाइव गोशन कितना? हाँ नहीं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट या टू। अब तो खेल समझ में आने लगा ना, वेरी गुड। तो क्या फाइव क्यूब अपने डब्बे को क्या मिलेगा? फुल या आधा आधा? सिमेट्री, आधा आधा। और देखिए थर्ड पार्ट, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन और भी है। मेरे ख्याल से सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, और ये अपने एग्जाम्स में आना बहुत कॉमन है। ये सब आए हुए हैं अपने एग्जाम में कई बार ना, मेडिकल में कभी ये कभी वो। और आई थिंक ये इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बच्चों को इवन इनके आंसर भी याद होते कि नहीं होते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अपने मॉड्यूल में, बुक्स में, सब जगह क्वेश्चन छपे रहते हैं। चार्ज यहाँ रखा है, चार्ज वहां रखा है, ठीक है। ओके देखो ना अगला क्वेश्चन, हमसे बोल रहा है कि चार्ज कहाँ रखा है, बोले एक कॉर्नर पे रखा हुआ है। कॉर्नर पे रखा हुआ है, फिर वही बात, मुझे क्यूब का फ्लक्स जानना है, जो पूछूंगा उसका जवाब चाहिए, आंसर आंसर नहीं चाहिए। रेडी? सब लोग एकदम यूं करके तैयार है, बोले अब आने दो क्वेश्चन में एकदम से, हाँ बेट लगा के बोले कि अब आने दो, बोले कि हाँ सीधा सिक्स मारूंगा, क्यों? चलो हाँ जी, बोलो चार्ज एनक्लोज है कि नहीं? चार्ज एनक्लोज नहीं है। और बॉडी क्लोज है कि नहीं? अब एकदम सही जा रहे हैं। तो अब क्या करें, क्या एक्स्ट्रा सरफेस मान लें, टेढ़ा मेढ़ा की सिमेट्रिकल? शायद आप समझ गए, 8 डब्बों का सिस्टम बनेगा, ठीक है ना। अच्छा फोटो नहीं बनेगा मेरे से भी, एक रफ आइडिया बोलता हूँ, आप लैंग्वेज लिख देंगे अपन लोग। ये देखो ना, 2 डब्बे, क्या 4 डब्बे? 4 डब्बे, गिफ्ट पैक टाइप। हाँ बोलिए, क्या चार्ज ठीक सेंटर में आ गया या? 4 डब्बे, लेकिन मजा नहीं आया, चार्ज ढका कि नहीं ढका? नहीं। तो 4 डब्बों पे क्या 4 डब्बे? तो आई थिंक यहाँ पर भी भावुक हो गया भाई तो, हाँ बोले गिफ्ट मिलने वाला है। तो क्या रहा भाइयों, ये कुछ ऐसा 8 डब्बे का सिस्टम बनेगा। वैसे भी अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा, तो अपन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, गोशन हैज 8 क्यूब्स। क्यों? गोशन हैज 8 क्यूब्स। तो बोलो अपने डब्बे को क्या मिलेगा? 5 क्यूब, क्यू बाय एट एप्सिलॉन नॉट। मत बनाओ, नहीं बनेगा परेशान मत हो, गोशन हैज 8 क्यूब्स। या जगह छोड़ दो, घर पे बना लेना। हाँ है ना, इसको घर पे बना सकते हैं। वेरी गुड, भाई को जीवन का मंत्र पता लग गया है। यही जीवन जीने का तरीका है। नहीं, हर आदमी कष्ट में, लेकिन फिर भी है। बिल्कुल। चल लिख दिया आप लोगों ने। चलो अब इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया जाता है। किस तरह से? ये अपना क्यूब था, इस क्यूब में ये अपना क्यूब था, और अपनी बात हो गई ये क्या, चार्ज कॉर्नर पे। बोलो कॉर्नर पे चार्ज की वजह से डब्बे को कितना फ्लक्स मिला? ये मिला ना अपने को, यस। आप ध्यान दीजिए, इसमें अलग अलग सरफेस का भी पूछा जाता है। इसमें आप नोटिस करें, एक नियम अपने को चलता है कि चार्ज जिस सरफेस में लाई करता है उसका फ्लक्स जीरो रहता है। ये कॉर्नर चार्ज किसका मेंबर है? आई थिंक टॉप सरफेस का, क्या साइड वाली दीवार का, क्या पीछे वाली दीवार का? तो ये 3 शेडेड दीवारों का मेंबर है। तो फाई ईच शेडेड फेस, क्या जीरो? एक कॉन्सेप्ट है कि चार्ज जिस सरफेस में रहता है, खुद उस सरफेस का फ्लक्स जीरो होता है। उसका कारण क्या है? जैसे चार्ज इस सरफेस में, तो ई तो इसी सरफेस में रहेगा, और एरिया वेक्टर कहाँ रहेगा? यूं रहेगा। तो ई और एम में 90 आएगा, तो इसका मतलब उसका फ्लक्स तो जीरो रहेगा। तो बताओ क्या इस डब्बे को जो भी फ्लक्स मिल रहा है वो सभी 6 दीवार से गुजर रहा है कि बाकी 3 से? बाकी 3 से, क्योंकि इन 3 दीवारों का तो कितना रहेगा? जीरो जीरो जीरो, क्योंकि चार्ज खुद इन 3 दीवारों का मेंबर है, तो इनका तो जीरो जीरो। और अब 3 दीवार बची, तो इसको जो भी मिला है, क्या वो बाकी तीनों में इक्वली बट रहा है? यस, क्योंकि बाकी तीनों की पोजीशन इस चार्ज के रेस्पेक्ट में सेम है। तो पोजीशन सेम है, इस बिहाफ में मैं क्या सिमेट्रिकल बंटवारा कर दूं? किसमें बांटूं, सभी 6 में या बाकी 3 में? 3 लोगों का तो जीरो बता दिया ना आप लोग। तो क्या मैं इसमें कह दूं 5 ईच अनशेडेड फेस?
दैट इज 1/3 ऑफ q बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। तो फिर जब भी क्वेश्चन आएगा ना किसी फेस के बारे में, तो उसमें अच्छे से जानना कि वो फेस तो नहीं जहां पे चार्ज लाई कर रहा है, अगर वो है तो जीरो, और कहीं बाकी तीन में से कोई फेस तो फिर क्या हो जाएगा, q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन अपने नीट वगैरह में आए हुए हैं, और क्योंकि ये सब आपको याद भी है ऑलमोस्ट ना, तो ऐसा करते हैं ना, इनको लेकर के हम बेटर क्वेश्चन बना सकते हैं। ये तो ऑलमोस्ट सभी को याद सा है, इसको लेकर के बेटर क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? आओ बढ़े, आगे बढ़े जवानों, सबने लिख दिया है? ए क्यूब, ये लीजिए सेंटर पे Q1 चार्ज है, ये लीजिए Q2 चार्ज है, और ये लीजिए Q3 चार्ज है, ठीक है। ओके, और मैं इसकी शेडिंग कर रहा हूँ बॉटम फेस की। अब आओ, यस 5 क्यूब की तैयारी करनी है, जो आपने सीखा है, जो आपको ऑलमोस्ट याद है ना, उसकी मदद से काम करेंगे। यस, ये चार्जेस हैं, क्यूब का फ्लक्स निकालना है। ये अकेला Q1 इस क्यूब को क्या दिलाएगा? हाँ बोलो, हूँ क्या कर रहे हो बोलो। हाँ भाई, अभी बोले हाँ याद है हमें तो, सवाल बोले हूँ क्या क्या है भाई। ये Q1 क्या दिला रहा है डब्बे को? Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, शाबाश, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये अकेला Q2 क्या दिलाएगा? हाँ शाबाश, Q2 बाय, अकेला Q3, क्यूब को अकेला Q3, क्यूब का फ्लक्स पूछ रहा हूँ, इस फेस का नहीं पूछ रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान दो, सुनो। हाँ Q3 बाय, अरे सुनो यार, एक कोने पे बैठा हुआ चार्ज, एक कोने पे बैठा हुआ चार्ज पूरे डब्बे को क्या दिलाता है? क्यूब। क्या क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट? कॉर्नर पे बैठा हुआ चार्ज पूरे डब्बे को क्या दिलाता है? क्यूब एट। तो देखो Q2 वाला कॉर्नर था ना, तो उसने ये दिला दिया। Q3 वाला भी तो कॉर्नर था, वो पूरे डब्बे को ये दिला दिया। और आओ 5 शेडेड फेस, शेडेड फेस, इन तीनों की वजह से केवल इस फेस का चाहिए। यस, Q1 वाला इसको क्या दिलाएगा? Q1 बाय, हाँ शाबाश। Q2 वाला इसको क्या दिलाएगा? हाँ शाबाश, 24 वाला, वेरी गुड। Q2 अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, 24 या जीरो, क्या इसी सर्फेस में लाई कर रहा है ये? तो आप देख रहे हैं, इसमें मैंने जानबूझ के दोनों बातों को यूज कर लिया। एक चार्ज, एक कोने वाला चार्ज इसी सरफेस में था तो उसका जीरो हो गया, और एक चार्ज इस सरफेस में नहीं था तो उसका तो पूरा 24 वाला हो गया। और जब पूरे पूरे क्यूब का गिन रहे थे, तब तो क्या दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन वही 8 वाला था ना? समझ में आया है? जो आपको याद है ऑलमोस्ट, जो आपको ऑलमोस्ट याद है, उन्हीं बातों को यूज करके ऐसा हम कुछ भी सवाल बना सकते हैं। इस तरह से काम करना है। अगला क्वेश्चन, हाँ लिख लीजिए। कोई परेशानी तो पूछ लो ना, कुछ डाउट है? हो जाएगा, है ना? जो अपने को स्टैंडर्ड आंसर्स याद है, उनको लेकर के और भी कुछ भी बना सकते हैं ना हम लोग। कहीं भी चार्ज डाल दें, कभी क्यूब का पूछें, कभी इंडिविजुअल सरफेस का, तो आप हर चीजों को यूज करके अच्छे से आंसर कर सकते हैं। हो जाएगा ये, चले, ये भी आपको आ गया है। हाँ बढ़े आगे, चले। देखो ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, ये होता है ना? ओके, ई ए कॉस थीटा होता है, तो उसमें ए फोर क्या होता है? एरिया। एरिया लिखते हैं, एरिया की क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। और ध्यान दीजिए, ए फोर क्रॉस सेक्शन एरिया भी नहीं होता है, दैट इज मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, वो होता है मैक्सिमम। पता है ऐसा क्यों है? अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट में आने वाली सारी लाइंस काउंट करनी है ना, तो पता है वो कब काउंट हो पाएंगी? जब मैं मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया लूंगा। कुछ लोग मुझे अजीब से देख रहे हैं, इधर देखो आप, सुनो 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 सुनो। जैसे मान लीजिए, मैं अपनी बात समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो बच्चे, ये इसको ये मान लेते हैं, अंदर आ गई लाइन, ठीक है, ले लीजिए। ओके, अगर मान लीजिए जैसे लाइंस आ रही हैं, मुझे इसमें एंटर करने वाली लाइन जाननी, कितनी लाइन एंटर की है। अब जरा नोटिस करिए, ये लाइन यहाँ से एंटर की, ये यहाँ से, क्या ये भी एंटर कर रही है? ये भी एंटर की है, और ये भी एंटर की है, ठीक है। कितनी लाइन एंटर कर रही है? 5, दिख रहा है आप लोगों को? 5। ओके, इनकमिंग लाइन कितनी? 5। अब जरा सोचो, किसी ने बोला है यार तू लाइन काउंट कर ले, काउंट कर ले। अब मुद्दा ही क्रॉस सेक्शन एरिया। जरा सोचो, अगर मैं इस जगह काउंटिंग करता तो क्या मेरे को एक ही लाइन मिलती? अगर मैं इस जगह काउंट करता तो क्या 3 लाइनें मिलती? अब अभी भी 2 मिस हो जाती।
अगर मैं यहाँ करता तो भी 3 लाइन, क्या मैं यहाँ करता क्या तब जाके सारी 5 लाइन पकड़ में आएगी? तो मैं चाहता हूं कि मेरे से एक भी लाइन मिस ना हो जाए, तो मैं कहाँ काउंटिंग करूँ, छोटा क्रॉस सेक्शन की मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन? तो ये तय हो गया है। अपन जो ये कॉस्टर लिखा करते हैं अक्सर, ओबियसली अक्सर हमारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, सॉरी सिमेट्रिकल, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, समझ गया ना? तो उसमें तो क्या होगा, सब जगह सेम है तो अपने को A4 एरिया चल रहा है। लेकिन अगर तेरा क्रॉस सेक्शन इस तरह का है तो तुझे क्या लेना है, क्रॉस सेक्शन की मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन। ये समझाने का एक मैसेज था, अब इसको लेकर के सवाल बन सकता है। हाँ, बात समझ में आ जाएगी क्या? हाँ, A4 मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको लेकर क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखिए। A4 मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ओके, ये देखिए, मान लीजिए कोई कौन, हम आपके हैं कौन टाइप, दिस इज H एंड दिस इज R, कौन क्लोज सरफेस, और इसको यहाँ रख दिया इधर में E, इधर से लाइंस आ रही, ठीक है। एक कौन जो क्लोज सरफेस है उसको कहाँ रख दिया, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, और हमें इस कौन के अंदर कोई चार्ज वार्ज नहीं है, तो मुझे पूछ रहा है कौन का फ्लक्स कितना होगा, क्या 0? हाँ हाँ, चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसा फर्जी सवाल एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, बच्चा 0 मार देगा। बुक्स में जहां भी इस तरह क्वेश्चन उसमें क्या पूछ रहा है, या तो इनकमिंग फ्लक्स या तो आउटगोइंग, नेट नहीं पूछेगा, तो अपन इस सब निकाल लेते हैं अपन। यस, आओ इनकमिंग फ्लक्स निकालने की कोशिश करें। इनकमिंग फ्लक्स ई ए कॉस थीटा, ई ए को ए बोले तो क्रॉस सेक्शन की मैक्सिमम मैक्सिमम। अब आप इमेजिन करो कि अगर मैं इसका मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया देखूंगा ना, तो वो ट्राइंगल आ रहा है, तो दिख रहा है, पता लग रहा है आप लोगों को? वो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल के शेप में। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। जैसे मान लो, आइसक्रीम का कौन लिया, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर जाके, आइसक्रीम का कौन लिया, टेबल पे उल्टा कर दिया, ऐसे बोल रख दिया। अब सोचो लाइन इधर से आ रही है, तो जरा आप मैं एक नाइफ या चाकू लेके मैं उसको ऐसा इधर से काटना शुरू करूंगा, तो जैसे इधर कट मारेंगे तो एक छोटा सा प्लेन एरिया दिखेगा, और इधर से मारेंगे तो बड़ा एरिया, मैक्सिमम एरिया कब दिखेगा, ठीक 20 से कट मारेंगे, तो जरा इमेजिन करके देखो क्या ये ट्राइंगल एरिया दिखेगा, है ना? जिनको नहीं दिख पा रहा है वो आज आइसक्रीम कौन लेके इस तरह का एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। चलो, हाँ अभी छुट्टी में बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब इसके हिसाब को शुरू करते हैं। यस, तो फ्लक्स निकालने जा रहे हैं, इनकमिंग फ्लक्स, है ना? बोलिए क्या होगा, ई एम एक्स एंड क्या कोस थीटा, ई तो ई है, एम एक्स की वैल्यू क्या होगी, हाफ बेस इनटू हाइट, ट्राइंगल 2r इनटू हाइट, और कोस क्या 180, कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया कहाँ होगा, नॉर्मल एंड आउटवर्ड, नॉर्मल और आउटवर्ड, तो क्या 180 हो जाएगा। देख लो कितना आ गया, ये -E/RH आ जाएगा कि नहीं, ये इनकमिंग फ्लक्स है। इसी प्रकार से अगर मैं आउटगोइंग निकालने बैठूंगा, क्या वही E हाफ इंटू 2r इंटू एच, क्या cos 0 कितना आ जाएगा, क्या प्लस का RH आ जाएगा। तो हमसे अक्सर या तो वो इनकमिंग पूछ रहा है या केवल आउटगोइंग, और आप खुद देख लो ना, जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग, तो बोलो नेट फ्लक्स 0। और क्या नेट फ्लक्स 0 होना ही चाहिए था, क्योंकि इस कोन के अंदर कोई चार्ज वार्ज तो है नहीं, तो मुझे तो इनकमिंग और अगर कोई मुझे नेट फ्लक्स ही पूछता तो मैं ये थोड़ी बनाता। क्यों, सही बात है कि नहीं है? अगर आप मुझे बोलते यार नेट फ्लक्स बताओ, तो मैं इनकमिंग आउटगोइंग बना के थोड़ी ना देखता। मेरे को क्या लगता, चार्ज तो है नहीं, तो मजे करो 0 बोल दो। वो तो कोई इनकमिंग पूछेगा तो ये काम करूं, आउटगोइंग पूछोगे तो ये काम करूं, और एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि दोनों चीज देखो सामने है, तो नेट फ्लक्स 0 आना चाहिए और आ भी रहा। अगला क्वेश्चन, एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया आपका जेड एक्सिस। यहाँ पर एक क्यूब रखा हुआ है, ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 2√x(i), ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है। क्यूब का साइड है ए। क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन भी मुझे दिया हुआ है, क्यूब का ओरिएंटेशन भी दिया हुआ है, और ये सारी जानकारी देकर के मुझे पूछ रहे हैं कि
क्वेश्चन लिख दें। ये सारी जानकारी देके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइंड एनक्लोज चार्ज इन क्यूब, फाइंड एनक्लोज्ड चार्ज इन क्यूब, इन क्यूब। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आओ बातचीत कर लेते हैं। हमें इस क्यूब का एनक्लोज चार्ज निकालना है। सबसे पहली बात तो आप देखिए, सवाल का फील करते हैं। हम लोग गॉस थ्योरम में क्या करते थे, या तो एनक्लोज चार्ज डाल के फ्लक्स लाते थे, या फ्लक्स डाल के एनक्लोज चार्ज। मुझे इसमें से एनक्लोज चार्ज निकालना है, तो क्या मुझे गॉस थ्योरम में इस क्लोज बॉडी का फ्लक्स डालना पड़ेगा? यस। और इस क्लोज बॉडी का फ्लक्स उन्होंने दिया नहीं है, तो पहले हमें क्लोज बॉडी का फ्लक्स बनाना पड़ेगा। मैं क्लोज बॉडी का फ्लक्स किससे बनाऊं, गॉस से या डेफिनेशन से? डेफिनेशन से, क्योंकि गॉस में तो मुझे क्लोज बॉडी का फ्लक्स डाल के क्या समेशन क्यों लाना है? अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? गॉस में मुझे क्लोज बॉडी का फ्लक्स लगा के समेशन क्यों लाना है ना, तो क्लोज बॉडी का फ्लक्स मेरे हाथ में होना चाहिए। तो क्लोज बॉडी का फ्लक्स तो बना है हम लोग, क्लोज बॉडी का फ्लक्स बना है। क्लोज बॉडी का फ्लक्स किससे बना है? गॉस से बनाते थे जनरली। अरे गॉस तो मुझे फ्लक्स मांग रहा है उल्टा, तो फिर फ्लक्स किससे बनाया, गॉस से या डेफिनेशन? डेफिनेशन। और डेफिनेशन फ्लक्स बनाने का तरीका क्या, 6 अलग अलग सरफेस है, तो ऑब्वियसली सभी का अलग अलग फ्लक्स निकाल के जोड़ लेते हैं। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूं हो रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यूं हो रहा है, तो कॉमन सेंस आई थिंक 6 दीवार, एक दीवार और 2 दीवार, बाकी और चारों का नंबरिंग नहीं डाल रहा हूं मैं। कॉमन सेंस बताइए कि फ्लक्स की पासिंग किससे हो रही है, क्या 1 और 2 से? बाकी 4 से पासिंग हो रही कि नहीं हो रही? नहीं। क्या कॉमन सेंस से मुझे सीधे पता लग गया 5 3 5 4 5 5 और 5 6 क्या सब जीरो चल रहा है? सीधा पता लग गया। ये कॉमन सेंस की बात है। सोचो, इधर से रेस जा रही है, या मान लो इस तरह कांच का कोई डब्बा है, अपन यहाँ टॉर्च चलाएंगे, टॉर्च चालू करेंगे, तो रेस कहां से निकलेगी? केवल 2 दीवार से निकलेगी ना। बाकी 4 से रेस पास हो रही कि नहीं हो रही? नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली उनका फ्लक्स जीरो हो गया। और अगर किसी को टेक्निकल चाहिए तो क्या आप जानते हैं, बाकी सब में ई परपेंडिकुलर ए हो रहा होगा। पता लग रहा है कैसे? ये देखो, सबसे उधर वाली सबसे फ्रंट वाली दीवार के लिए देखो, ई तो इधर है ना, क्या एरिया यूं हो रहा होगा? टॉप वाले फेस के लिए देखो, ई तो उधर ही है, ये क्या एरिया यूं हो रहा होगा? ओके। इधर वाले फेस के लिए एरिया यूं हो रहा होगा, और इधर वाले फेस के लिए एरिया यूं। क्या हर चारों के लिए ई और ए परपेंडिकुलर हो रहे हैं? तो या तो कॉमन सेंस से देखो या टेक्निकली, चारों का फ्लक्स क्या हो गया, 0 0 0। अब क्या करें, बाकी दो का निकाल लें। आओ, 5 1 निकालने जा रहे हैं। 5 1 इस जगह फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। क्या अलग अलग एक्स पे अलग अलग होगा? क्या आप देख रहे हैं, जहां सरफेस 1 है वहां पर एक्स की वैल्यू 0 है, और एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? यस। देखो अच्छे से, सरफेस 1 के यहाँ मैं क्या लिखूंगा, E1 A1, और क्या cos 0, सॉरी cos 180, क्या लिखूंगा, cos 180 लिख दिया मैंने। लेकिन आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या E1 0 हो ही रहा होगा? पता लग रहा है क्यों हो रहा है ये? अलग अलग एक्स पर ई की वैल्यू अलग अलग है ना, तो सरफेस 1 कहाँ है, एक्स बराबर 0 पे है ना, तो वहां ई की वैल्यू कितनी हो रही है, 0। तो फिर अब आगे बात करना ही बेकार है। A1 cos 180, क्या ये आंसर 0 आ रहा है? यस। फ्लक्स 1 कितना हो गया, 0। फ्लक्स 2 बनाया। आप देख रहे हैं, मुझे 6 सरफेस का फ्लक्स निकालना था, चांस वाली बात है पांचों का फ्लक्स 0 है, 5 लोगों का फ्लक्स 0 आ चुका है। अब 5 2 निकालने चले। यस, दैट विल बी E2 A2, और क्या cos 0। E2 की वैल्यू कितनी होगी बताएंगे? 2 √A। हाँ शाबाश। सरफेस टू कौन लोकेशन पे है, एक्स बराबर ए पर, लगाओ उसमें एक्स बराबर ए। तो जहां सरफेस 2 है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, क्या 2 √A है? ओके। A2 का एरिया कितना हो रहा होगा, क्या ए स्क्वायर, और cos 0 कितना है, 1। कितना हो गया, 2, क्या ए पावर क्या 5/2। तो अल्टीमेटली मुझे 6 सरफेस का फ्लक्स निकाल के जोड़ना था ताकि नेट फ्लक्स आ जाए। चांस वाली बात है 6 में से 5 लोगों का फ्लक्स तो 0 आया है। देखो देखो, और जो छठा एकमात्र फ्लक्स आया है, क्या वही नेट फ्लक्स हो जाएगा? तो मेरे पास इस डब्बे का नेट फ्लक्स आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए था कि एनक्लोज चार्ज, एनक्लोज। अब बात करो किससे, गॉस से। गॉस ने क्या बोला था, फाइनेट वास समेशन के ऊपर एप्सिलॉन नॉट। फाइनेट मेरे पास हाथ में आ चुका है, अब कितना, 2A 5/2। अब बताओ, समेशन को पकड़ लें अब, 2 एप्सिलॉन नॉट A 5/2। कोई दिक्कत हो बताएं।
ये जितने भी क्वेश्चन अभी अपन ने किए हैं सब क्या है, गॉस थ्योरम को यूज करके जो वेरियस प्रोफाइल क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया है। बहुत सारे क्वेश्चन नीट और जे वगैरह के कॉमन है इसके अंदर, वो सब हो जाएंगे, कर लेंगे। यस, ध्यान दो, मैं आपको गॉस थ्योरम के बारे में सवाल प्रैक्टिस करा रहा था। अभी तक आपने जो भी किया ना गॉस थ्योरम को यूज करके, ये गॉस थ्योरम का छोटा मोटा यूज है। गॉस थ्योरम का जो असली यूज है वो तो अब शुरू होता है। हेडिंग बनाइए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और उसमें लिख दीजिए किस काम में आता है ये। लिखेंगे इट इज कैलकुलेट यूज टू कैलकुलेट ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यूज टू कैलकुलेट ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, symmetrical charge distribution of large dimension, symmetrical charge distribution of large dimension। ओके, मैं समझाता हूं मैंने क्या बोला और क्या लिखा है, चीजों को अच्छे समझे। आपको ध्यान होगा एक बार मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई पढ़ा रहा था, याद है आपको ई के बारे में? मैंने बोला था कोई भी चार्ज माहौल बनाएगा, मैं आपको प्लान बता रहा था कि यार मुझे 8 मेंबर का आपको ई पढ़ाना है, बातें करनी है। शायद मैंने 4 पे मामला खत्म किया था। यह उसका कारण था एक्चुअली जो अपन चार्ज यहाँ क्या हो रहा है आजकल, क्यू की वजह से क्या ई बन रहा है ना। तो बच्चों ई जानने के भी हमारे पास 2 अलग अलग नियम है। एक तो होता है कुलम्ब्स लॉ और एक होता है गॉस थ्योरम। तो एक्चुअली सबका अपना अपना प्लस माइनस होता है। छोटी मोटी चीजों का, साधारण चीजों का जो ई है वो कुलम्ब्स लॉ से बना लिया जाता है। और जो लार्ज डायमेंशन की चीजें हैं जिनमें चार्ज सिमेट्रिकली बटा होता है, उनका ई बनाना गॉस थ्योरम से ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो शुरुआती जो 4 साधारण चीज उनको किसने निपटा दिया? कुलम्ब्स लॉ से। वो जो बाकी 4 चीजें आने वाली है, शीट, मेटल प्लेट और स्फीयर, गोले शोले, ये सब लार्ज डायमेंशन वाले हैं। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड हम किससे बनाते हैं? गॉस थ्योरम से। और गॉस थ्योरम हमने पढ़ लिया तो हमें इसका बाकी का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा। एक बात आपको और इजी करता हूं, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया ना। सुने, तुम्हें याद है यहाँ पर क्यू की वजह से ई बना रहे हो ना? तुम्हें याद है वहां पर करंट की वजह से बी बनाया करते थे? और वहां भी बी बनाने के 2 नियम थे, एक तो था बायो-सावर्ट लॉ और एक तो था एम्पियर्स लॉ। कुछ याद आया? यस। तो यहाँ पर मैं क्यू की वजह से ई बनवा रहा हूँ, 2 नियम है। वहां पर आप आई की वजह से बी बनाते थे, वहां भी 2 नियम है। और वहां भी शायद आपने 8-9 लोगों के बी डिस्कस किए थे, फॉर्मूला, तरह तरह की चीजें, सोलेनॉइड, टोरॉइड और आपका वो सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, होलो पाइप, पॉइंट, दुनिया भर की बातें थी। तो ध्यान दें, एक इमेज अगर आपके दिमाग में डेवलप करनी तो यूं समझिए कि वहां पर जो रोल बायो-सावर्ट का था ना, वो रोल यहाँ किसने प्ले किया? कूलम्ब्स लॉ ने। यस, अगर आपको यह ध्यान हो, वहां पे भी आप 8-9 चीजों का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे। तो जो साधारण चीजें हैं, जो फाइनाइट चीजें हैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे हम लोग बायो-सावर्ट लॉ से। और बच्चे वहां जो लार्ज डायमेंशन या इनफाइनाइट डायमेंशन की जो चीजें थी, उनका मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे हम लोग एम्पियर्स लॉ से। तो यूं समझो, फाइनाइट चीजों को इससे डील करते थे और लार्ज डायमेंशन को इससे डील करते थे। उसी प्रकार से यहाँ ई बन रहा है ना, तो यहाँ पर फाइनाइट या साधारण चीजों को किससे डील कर लेते हैं? कूलम्ब्स लॉ से। वो लार्ज डायमेंशन चीजों को किससे डील करते हैं? गॉस लॉ से डील करते हैं। तो एक फील अगर आपको लेना तो यूं समझिए कि जो रोल वहां पर बायो-सावर्ट लॉ का था, वो रोल यहाँ पे किसका था? कूलम्ब्स लॉ का। और जो रोल वहां पर एम्पियर्स लॉ का था, एग्जैक्टली वो रोल यहाँ किसका होगा? गॉस। तो एक फील लाना है तो बायो-सावर्ट लॉ, और यहाँ पर क्या होगी? एक तरह से कूलम्ब्स लॉ। और वो जो एम्पियर्स लॉ का जो इंप्रेशन, जो इमेज आपके दिमाग में है ना, वैसा वैसा इंप्रेशन इमेज किसके लिए बननी चाहिए? गॉस के लिए बननी चाहिए, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, और सुने, एम्पियर्स लॉ आई थिंक ये पढ़ते थे आप, बी डॉट डी एल, दिस इज म्यू नॉट समेशन आई। और कूलम्ब्स लॉ, सॉरी, मैंने जो अभी पढ़ा आपको गॉस थ्योरम, दैट इज ई डॉट डी एस बराबर क्या? समेशन के ऊपर एप्सिलॉन नॉट। यस, मैं आपको याद दिलाता हूँ। यस, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है दोनों का? मैं बोल रहा हूँ दोनों सिमिलर से। हाँ, सिमिलर से मतलब यूज वाइज। आई थिंक वो बी की तैयारी कराता था, ये क्या ई की तैयारी कराएगा? हाँ, तो आप डिफरेंस भी नोटिस करें, दैट वाज लाइन इंटीग्रेशन, दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन। शायद वो कुल घेरे हुए करंट की बात करता था, शायद ये कुल घेरे हुए चार्ज की बात करता है, शायद ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन चिल्लाता है। क्या वो म्याऊ म्याऊ चिल्लाता था? अरे पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? मतलब दोनों में एक डिफरेंस, एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं। आओ फिर खेलते हैं। यस, आई थिंक दोनों ही लार्ज डायमेंशन चीजों का फील्ड बनाने में काम आते हैं। ये लार्ज डायमेंशन की चीजों का ई बनवाता है, वो लार्ज डायमेंशन चीजों का बी बनवाता था। बच्चों, ये सरफेस इंटीग्रेशन है, वो लाइन इंटीग्रेशन है। ये अलोंग क्लोज सरफेस, दैट इज अलोंग क्लोज पाथ,
that along Gaussian surface, that along Amperian path, एम्पिरियन लूप या एम्पिरियन पाथ, ठीक है। ये कुल घेरे हुए चार्ज की बात करेगा, वो कुल घेरे हुए करंट की बात करेगा, ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन और वो म्याओ म्याओ, ठीक है। वो बी बनवाता है और ये ई बनवाएगा। तो हमें बाकी चारों चीजें डिस्कस करनी है अगली क्लास में। थैंक यू।